जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि किस चीज़ का क्या नाम है, उसकी क्या कैटेगरी है, किन चीज़ों से क्या काम कर सकते हैं। असल जो आपकी लर्निंग, जब आप चीज़ें सीख लेते हैं और सीखने के बाद उसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, असल आपकी लर्निंग की जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो अभी तक तो सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन आई, अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जितने प्रोजेक्ट्स में आप लोग काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, एक्सटेंड होगी। तो दोस्तों, कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है उसका काम भी होता है, और अभी तो बिल्कुल आप लेवल 1 पे भी नहीं पहुंचे। पहले हमारा जो सिस्टम था वो क्वार्टर वाइज था, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 या 3 में चलेगा, 4 में चलेगा, क्विज होते थे, बस खत्म करना है, जिसने क्विज पास किए वो सर्टिफाइड हो जाता। अब सिस्टम चेंज हो गया, इस वक्त जो सिस्टम है वो लेवल वाइज है। लेवल 1 का मतलब ये है कि जब तक आप लोग एजेंटिक फ्रेमवर्क के ऊपर हमें प्रोजेक्ट बना के नहीं दिखाते, तो इसका मतलब है आपने लेवल अचीव ही नहीं किया। तो अब हर काम आपने करके दिखाना है। जब मैनेजमेंट मुतमईन होगी, आपने जो काम कर दिया, जो असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद आप लेवल 1 अचीव करेंगे, फिर लेवल 2 की तरफ मूव होंगे। तो आपने शायद ध्यान है कि मैथ शेयर की थी 4 लेवल, किस किस ने वो पहुंच गई थी? अल्लाह अकबर। अच्छा, ये हाथ इसलिए उठाए कि मैं दूसरा सवाल को ऑलरेडी बताया कि क्या देखा है। उन्होंने पहले सवाल में शुरू है, दूसरे सवाल तक पहुंचे ही। ईमानदारी से ऐसी बात है, कितने लोग थे जो कि ईमानदारी से यही वाली बात थी कि दूसरा सवाल नहीं होगा? ठीक है, तो आपका आईक्यू लेवल माशाल्लाह बहुत हाई है। तो लेवल जो है वो 4 होते हैं। जब तक आप लेवल क्लियर नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल की तरफ नहीं जा सकते। लेवल 1 जो है, पहले लेवल में हम एजेंटिक फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे। लेवल 1 में लाइन ग्राफ और आपके पास पाइथन और जितनी भी हमारे पास चीजें हैं जो आप लोगों ने सीखी हो, क्वार्टर 2 में सीखी। तो आप क्वार्टर 2 के बाद इस काबिल होंगे कि लेवल 2 की जो भी लेवल 1 की जितनी चीजें हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। जब तक आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाएंगे, काम करके नहीं दिखाएंगे, आप जब तक खुद मैनेजमेंट आपसे नहीं होगी, तो लेवल 2 का आपको प्रमोट करने के फायदे। फिर लेवल 2 के अंदर हम जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं वो क्या है? क्लाउड नेटिव। क्लाउड नेटिव बेस्ड हम API, स्केलेबल एप्लीकेशन। स्केलेबल एप्लीकेशन का मतलब आप लोगों को पता है कि मिलियंस बिलियंस यूजर्स भी अगर आ जाए तो आपकी एप्लीकेशन क्या ना डाउन ना हो। उसके लिए हम कुबरनेटिस पावर और सेकंड वाली जो है फास्ट एपीआई होने के जरिए एजेंटिक बेसिक पे बनाएंगे। लेवल 3 एंड्रॉइड। अभी तक फिजिकल सॉफ्टवेयर एजेंट से हम बात कर रहे थे, लेवल 2 तक। लेवल 3 में हम फिजिकल एजेंट की बात करें। हमने सर किसी को नहीं आती है, ठीक है, इंक्लूड कर दिया, ने हो गया, मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड किया, ठीक है। अभी तक हमने से किसी को भी रोबोटिक नहीं आता, इसका मतलब है हमें वो सीखनी है। तो खैर सिखाने से पहले सीख लेंगे कुछ ना कुछ। तो रोस्ट 2 रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एजेंट से हम कनेक्ट करें। तो वो एजेंट की जो डिसीजन पहले सॉफ्टवेयर फॉर्म में वर्क करते थे वो सारे के सारे फिजिकल फॉर्म में होंगे। तो उसके लिए हम रोस्ट 2 का इस्तेमाल करते हुए एजेंट को कनेक्ट करें। पहले सेल्स प्रोग्रामिंग होती थी रोबोटिक की, और वो प्रोग्रामिंग भी वो एजेंट डिसीजन होंगे ऑटोनोमस डिसीजन। ऑटोनोमस डिसीजन सेल्फ डिसीजन को लेने वाला ये बन जाए। लेवल 4 आपके फाइन ट्यून समझ। फाइन ट्यून का मतलब क्या है? फाइन ट्यून की डेफिनेशन आप लोगों को दी गई। सबसे अच्छी फाइन ट्यून कौन करता है आपके लिए? आपके अमीजी, ठीक है।
तो आपकी वालदा जो होती है फाइन ट्यून करने में सबसे बेस्ट होती है। दुनिया का कोई टूल ऐसा नहीं है जो माँ से अच्छी तरबियत और फाइन ट्यून कर पाए। तो फाइन ट्यून इसका मतलब जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसके अंदर फर्दर चीजें और सिखाना, और अगर कुछ सीखे यानी जो आपने सीखी में गलत करने उसको सही राह पे वापसी लाना। तो ये काम किसका? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग एलएल्स की हम लोग कर सकते हैं, और ये चीज हम अचीव करेंगे इसके अंदर लेवल 4। ये 4 कोर्स हमारे होंगे जो कि हम ओवरऑल पीआईसी के गवर्नेंस इनिशिएटिव के तमाम फ्लोर पे कवर करने वाले हैं। इवन यूनिवर्सिटी जो अभी इन फ्यूचर आप देखेंगे उसके लॉन्च हम करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी यही 4 चीजें कवर होंगी। ऑनलाइन टोटली ऑनलाइन, तो उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस होंगी, जिस तरह जूम में होती है। अच्छा खासा मैं उस मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन पर्पस ये है कि जनरेटिव एआई बेस हम पहला प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी की जितनी भी डेवलपमेंट है आपकी ही जो क्लास के लोग थे, आपके पीआईसी यूनिवर्सिटी के या पीआईसी के जो स्टूडेंट्स हैं वही डेवलप करें। तो मतलब आप अपनी सर्विसेज लेके एक हद तक अर्निंग कर सकते हैं, चाहे $10,000 पर मंथ आप कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आप अपनी सर्विसेज से यूनिकॉर्न स्टार्टअप आप एक ही सूरत में बन सकते हैं कोई प्रोडक्ट। जब तक हम दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे हम उसे एक्सपर्ट नहीं सर्विस को देते। आपको एक छोटी सी चीज आप सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है टॉप क्या नाम है प्रोडक्ट बनना चाहिए, और वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट भी हो गया। उसका जो भी यानी काम है ऑलमोस्ट 70-80% है। काम शीट का जो बेस है एमवीपी उसके करीब है, और उसके अंदर पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम जो कि हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज होकर सिखाता है। वैसे तो भी अलग अलग कंट्री में यही सामान होती है, तो वो आपको पहले एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद फिर आपके मुताबिक कोर्स आउटलाइन जो हमारी है उसके टॉपिक्स को आपके लिए वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए, वीडियो बनाए, एनिमेशंस बनाए, टीचर्स भी पढ़ाए, क्योंकि ह्यूमन इन द लूप होना बहुत जरूरी है। अभी इस्लामी पे अचीवमेंट नहीं हुई कि एक इंसान बिल्कुल हट जाए, तो ह्यूमन इन द लूप भी इंसान भी होगा, और जनरेटिव एआई आपको पर्सनलाइज होकर पढ़ाएगा। तो पर्सनलाइज होकर पढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि हर बंदा कासिम की लेवल पे आके कासिम की चीज सिखाए। एक 7th क्लास का स्टूडेंट है तो उसके लेवल पे जाकर उसको चीजें बताई जो वो अंडरस्टैंड कर सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनलाइज मतलब है जिन चीजों में आप कर सकते हैं वही एग्जाम्पल लेके अगर आपको सिखाया जाए ना आप पूरी जिंदगी में चीजें याद रखें। फॉर एग्जाम्पल जब हमें वॉइस को सिखाते हो खाने के लिए एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो वो एग्जाम्पल ऐसी है कि इनको पूरी जिंदगी याद नहीं। गर्ल्स को अगर मैं सिखाता हूँ तो कोई भी मैका उनके ब्रांड से अगर मैं बात करता हूँ तो वो शॉपिंग की बात करता हूँ, तो वो टॉपिक ऐसा है कि इनसे 6 घंटे 10 घंटे की आप बात कर लेना तो बिल्कुल लाइक इंटरेस्ट लेते हुए इंटरव्यू आपका सेशन होगा। तो कहने का मकसद ये है हर स्टूडेंट के लेवल पे आके उससे बात की जाए तो वो उस बात को सुने। अगर आपके इंटरेस्ट में बात नहीं करूँगा ना 5 मिनट बाद आपको अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया आपके दिमाग घर के जो काम है ना दूध दही चीनी पत्ती और वो सारे जिम्मेदारियां थोड़ी ही देर में माइंड वहाँ पर डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं और आप लोग भी बना रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है आपकी अचीवमेंट है। आप लोग भी बना रहे हैं और आप लोग भी इसमें डेवलपमेंट टीम का पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि सर ने इनिशिएट किया हुआ है स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम से। तो आप अगर जाके देखें यूनिवर्सिटी के ऊपर स्मार्ट प्रोजेक्ट सर्च करिएगा, वो प्रोजेक्ट अगर आप लोग बनाए अभी तो कोई भी बना सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर डॉकर डॉकर कंपोज काफका और फॉर्म, इसके अलावा मुख्तलिफ आपकी एलएलएम्स वगैरह उनकी आइडेंटिटी बेस नहीं। तो पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर माइक्रो सर्विसेज आपस में कनेक्ट हो रही है, लॉगिन भी हो रहा है, साइन अप भी हो रहा है, प्रोडक्ट एंट्री भी हो रही है, सेल्स भी हो रही है, परचेज भी हो रहा है, डैशबोर्ड भी बन रहा है, वे का कुछ और उसको बनाने में भी आपको जो लोग जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है उनको 4 महीने होगा अंदर लगे। तो ऑलमोस्ट हमें 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट करके ऑल ओवर पाकिस्तान सबमिट करवाया है। बाकी आप सोचिए 70-80 हज़ार स्टूडेंट में से सिर्फ 40 स्टूडेंट ने सबमिट करवाया तो लेवल क्या होगा। देखो 3 स्टूडेंट हमारे पास आते हैं
जो कि डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और इन सब में सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया वो किया जुनेद ने। ऑनलाइन क्लासेस में जुनेद हमारे साथ होते हैं। सबसे छोटा बच्चा है, 22 साल का, 22 के 19 है, 19। तो 19 साल का एक बच्चा आप सबको रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो सोच लो आप कौन सी दुनिया में जियो, क्या क्या किया इस दुनिया में आप लोगों ने आके। ठीक है, उधर 19 साल की उम्र में सारे के सारे काम करना स्टार्ट कर। ठीक है, उसकी भी फाइन ट्यूनिंग हुई थी बाय उसकी फाइन ट्यूनिंग सर्जिया और मैंने की। वरना इनिशियली तो जब पीआईसी की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो जुनैद को लाहौर की लीव जो है सर्जिया ने ऑफर की। इमरान भाई के जरिए कॉल कर रहे, कॉल करने के बाद उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। सर्जिया बोले यार कौन पागल बच्चा है, इसको नेशनल लेवल के प्रोग्राम की सर्जिया ने खुद कॉल नहीं की इमरान भाई से भाई की। तो बस ये था कि नेशनल लेवल पे आपको एक लीडिंग पोजीशन मिली थी। फिर उसके बाद जब आपने इंटरव्यू नहीं किया तो तुम्हें इंटरव्यू बेस पे कोई भी कंपनी या जो भी आप करना चाह रहे हो कौन आपको देगा सर, आपको लीडिंग पोजीशन नहीं है। उसने उस वक्त अचीव नहीं की तो उस वक्त जहाँ से जो है लाहौर में उनको सिलेक्ट कर लिया तो वो पोजीशन पे जहाँ से ले ली। फिर उसके बाद भी इस्लामाबाद वगैरह जाकर फिर फाइन ट्यूनिंग जो हम दोनों ने मिलकर करी, तो आपकी अभी वाली फाइन ट्यूनिंग होती है वो फाइन ट्यूनिंग लिटरली हम दोनों ने करी। तो फिर माशाल्लाह वैसा फाइन ट्यूनिंग हुआ कि अब सबसे आगे। तो फाइन ट्यूनिंग हमारी क्या है, पाकिस्तानियों का बुनियादी क्या है, आपकी जरूरत। जब तक फाइन ट्यूनिंग नहीं होती तो हम सही राह पे नहीं चलेंगे। अच्छा, तो 19 साल की उम्र में जब जुनैद इतनी सारी चीजें अचीव कर सकता है और लेकिन जाने प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन जुनैद ने प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ करके दिखाई, तो अप्रिशिएट आपको हमेशा करना चाहिए। आप में से 19 साल का आपसे छोटा भी, अब जो 19 साल से छोटे होना बोलिए सर हम उनसे छोटे हैं, 19 साल की उम्र में छोटे तो उससे 2 साल से लगा हुआ, तो आप सोचते 17 साल की उम्र से लगा। ठीक है, तो मीन्स 19 साल की उम्र में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। सिर्फ शादी करना आपका वो नहीं होना चाहिए है। तो आप लोग बस थोड़े से बड़े होते हैं और बोलते हैं शादी करेंगे, फिर या तो हमजा की तरह बने 22 साल की उम्र में खुद शादी करेंगे। ठीक है, तो खुद कमान अपने खर्चे में शादी करें, जो करना है करें, 2 करें 4 करें, ठीक है, लेकिन खुद करें, अम्मी अबू के खर्चे में ना करें। अच्छा, तो आज की जो जर्नी है मुझे ये चीज मुझे पता नहीं हजम नहीं होती। आप लोगों को क्या लगता है हमजा की अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज वाले कितने जो वोट देते हैं कि हमजा की अरेंज मैरिज? अच्छा, 97 लव वाले। अच्छा, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमजा की लव मैरिज शुरू होती है? हम तो देखो यार, किसी सिर्फ एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया था क्या नहीं, यानी वो बोले थे, वो एक बच्चा बोला कि हमजा शरीफ बच्चा है। ठीक है, बाकी सब कह रहे हैं कि लव मैरिज। हाँ सही, चलो कोई नहीं, जो भी है हमजा का गुजारिश नहीं बनाया तो हम अरेंज ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अरेंज तो हो ही जाती है ना, मैरिज होने हो जाती है। अगर फैमिली के लिए अरेंज ये अच्छा हो, बस सही है, फैमिली के लिए अरेंज। तो दोस्तों अब आज की टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो ऑनलाइन क्लास हुई थी कितने लोगों ने ली थी? ये वाकई अल्लाह के ना बहुत नेक लोग हैं जो कि अपना टाइम निकाल के क्लासेस ले रहे हैं, और बाकी लोग इतने बिजी हैं अपने अपने मसरूफियात पे, उन्हें टाइम नहीं है, टाइम निकालने दोनों के पार्ट हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं मानसिक जर्नी। टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैराडाइम यहाँ तक कैसे पहुंचा वो हम देखते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे पहले जब कोडिंग हम लिखा करते थे तो पहला पैराडाइम था लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है हर काम के लिए एक लाइन लिखी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद 1000 टाइम अगर लिखना है
तो आपको प्रिंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद 1000 टाइम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आपने लाइन बाय लाइन जो भी आपको आप करवाना चाह रहे हैं उसमें से चीजें भी काम कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, जहाँ पे लॉजिकल कोई डिसीजन मेकिंग हो, तो ये चीजें तो थी नहीं प्रोग्रामिंग। फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ आपकी कंट्रोल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, बेस फंक्शन में। उसके अंदर क्या हुआ, आपको कंट्रोल्स दिए। इफ एल्स आप लोगों ने पढ़ा, तो इफ एल्स का जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं कि ब्लॉक 1 चले, ब्लॉक 2 चले। डिसीजन मेकिंग आप पाकिस्तान जिंदाबाद 1 मिलियन टाइम प्रिंट करवाना है, तो आपके पास कौन सा कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों? फॉर का रूल। तो फॉर के अंदर आपने कंट्रोल आपको दे दिया कि आप स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बताएं और ब्लॉक के अंदर जो चीज रिपीट करवानी है बता दें। तो उतने टाइम उस चीज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या कंट्रोल प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल ब्लॉक्स दे दी गई और उसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग करने लगे। बनस्पत लीनियर प्रोग्रामिंग के कंट्रोल प्रोग्रामिंग स्लो है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार एक ही कंडीशन का फंक्शन ऊपर है तो फंक्शन ढूंढना, फिर उस फंक्शन की बॉडी को चलाना, लूप के अंदर कंट्रोल को चेक करना। तो कंट्रोल प्रोग्रामिंग बनस्पत लीनियर प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी स्लो है। लेकिन आज हमारे पास इतने हार्डवेयर हैं तो स्लो हमें पता नहीं चलता कि स्लो है भी है। फायदे ज्यादा है कंट्रोल प्रोग्रामिंग का। कंट्रोल प्रोग्रामिंग की भी एक प्रॉब्लम कंसीडर करें कि रियल वर्ल्ड में जिस तरह चीजों को मैनेज किया जाता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया में कंट्रोल किया जाए तो क्या करें? अब उसकी एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं। दुनिया में हर चीज जिसका कोई नाम है वो ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम जानते तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, तो जानवर है या बेजान है, आपकी कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जब भी बात की जाती है वो हमेशा कितनी चीजों का मिश्रण होता है? दो। और वो कौन कौन से थे? मेथड्स और प्रॉपर्टीज, एट्रिब्यूट्स। मेथड्स क्या होते हैं? जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म, किसी भी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप उठाते और उस ऑब्जेक्ट के जितने भी एक्शन परफॉर्म करने की पावर्स वो मेथड। कासिम एक ऑब्जेक्ट है, अमीन एक ऑब्जेक्ट है, हमजा एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और इनके एक्शन परफॉर्म करने की जो पावर्स, बोलना, चलना, देखना, लिखना, पढ़ाना और बेताशिर जो भी इनके एक्शंस हैं, जो कि पावर ये रखते हैं कोई काम करने की, ठीक है, जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मेथड। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई काम करने की काबिलियत, उस काबिलियत को या एक्शन परफॉर्म करने की काबिलियत को हम क्या कहते हैं? मेथड। एट्रिब्यूट्स, एट्रिब्यूट्स में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, इसी का अर्थ, लेकिन एट्रीब्यूट में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। अब कासिम की अगर एग्जांपल ली जाए, कासिम एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास नेम की प्रॉपर्टी है, अमीन के पास भी नेम की प्रॉपर्टी है, फादर नेम की प्रॉपर्टी है, अमीन के पास भी फादर नेम की प्रॉपर्टी है, एजुकेशन और इस तरह आपकी स्किल्स और जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, हाइट, वेट, कलर, आई कलर, हेयर कलर, जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। अच्छा, वो वैल्यू टेम्परेरी तौर पे भी हो सकती है और वो वैल्यू लॉन्ग टर्म, यानी मोहम्मद कासिम बचपन से लेके नाम फिक्स कर दिया, अब जब मरने के बाद भी अगर नाम दिया जाए तो शायद मोहम्मद कासिम दिया जाए। ठीक है, तो नेम की प्रॉपर्टी क्या हो गई? आपकी फिक्स हो गई। तो कुछ वैल्यू एट्रीब्यूट्स आपके फिक्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वेरी करते हैं। जैसे कि एज, हर साल का, हर साल में हर माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में आपकी एज बढ़ती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, वेरी करती है। लेकिन आप ये हर साल के बाद ही बताते हैं राउंड, मतलब पूरे साल आप उतने साल की लेते हैं जो लास्ट ईयर।
तो दोस्तों हमें पता चला मेथड्स और एट्रीब्यूट का क्या फर्क है। अच्छा जब ये चीज आपको पता चल गई, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे ऑडिटोरियम के एनवायरनमेंट में जितने भी इंसान बैठे सब ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। स्केच मौजूद है, डायरेक्ट्स मौजूद है, आपका माइक मौजूद है, प्रोजेक्टर मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, फैंस मौजूद है, ठीक है, एसी मौजूद है, चेयर्स मौजूद है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठाता हूँ उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट में डिफरेंशिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम एयर कंडीशन है। अब मुझे बताएं कि एयर कंडीशन के अंदर मेथड्स क्या क्या होते हैं। इसके मेथड्स क्या हैं? इसके पास ऐसी कौन कौन सी पावर जिससे एक्शन हम इसे परफॉर्म करवा सकते हैं? कूलिंग, क्या कूलिंग, फैन, ऑन ऑफ, ठीक है, और क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो आपको पता चला कि जितने भी एक्शन में इस एसी से परफॉर्म करवा सकता हूं, करता तो वही है, आप बटन दबाएं कर रहा वही। तो एक्शन जितने भी परफॉर्म करता है वो सारे सारे मैटर्स। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कलर, इसकी साइज प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी, इसका ब्रांड, मॉडल नंबर, ठीक है, और क्या हो सकता है? क्वालिटी का जितनी भी इसकी आ रही है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा वो क्या है? एट्रीब्यूट्स। तो आप कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल। मोबाइल फोन की अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्ट, इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉल करना, कॉल रिसीव करना, मैसेज करना, मैसेज रिसीव करना, और पिक्चर कैप्चर करना, वीडियो कैप्चर करना, और ईमेल, रिकॉर्डिंग, ये सारे बेतहाशा। कोई भी वेबसाइट ओपन कर देना, ब्राउजिंग कर देना, कोई वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना, तो बेतहाशा एक्शन से जो हम इसे परफॉर्म करवा सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? साइज, प्रॉपर्टी साइज, कौन सा ब्रांड, तो सब गरीबों के पास कौन सा मोबाइल होता है? एंड्रॉइड होता है। रिसर्च जरा पढ़ें आप। पाकिस्तान में आईफोन कौन कौन खरीदने जा रहा है? बड़ी थे सच, मिडिल क्लास है, जो अमीर नहीं होते अमीर दिखने के लिए आईफोन खरीदते, और वो भी नॉन वीडियो, सही है, ठीक है। तो मींस आप देख लेना। अच्छा हम किसी को ये कैमरे दिखने के लिए लिया है या आपकी शॉप के लिए, हो सकता है कैमरा उधर भी सोच चला हो, तो किसी को भी हम कुछ ले सकते हैं, हम नहीं कह सकते। आप लोग कहना चाहते हैं, आप लोग दोस्त, मैं नहीं कह सकता, मैं टीचर हूँ। तो दोस्तों आपके पास प्रॉपर्टीज, कौन सा ब्रांड, उसकी कलर कौन सा है, उसकी लाइक साइज क्या है, स्लिम है या नहीं है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिससे अगर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता वो प्रॉपर्टीज क्या है। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम ये चीजें सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन का जो गोल है पैराडाइम को तक पहुंचा कैसे। अब कंसीडर करें किसी एक इंसान को मैं कहता हूं कि दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, उन सब के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स याद करें। पहली चीज उनके नाम, दूसरी चीज उनके मेथड्स, और तीसरी चीज उनके एट्रीब्यूट्स। तो उससे बड़ा तो साइंटिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा जो ये काम करे, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान के मेथड एट्रीब्यूट्स को भी तकरीबन नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स आप याद करें तो नामुमकिन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, आपकी क्लासिफिकेशन कर दी। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनको आसानी से स्टडी करने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन की। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, एनिमल लिविंग थिंग के अंदर आता है, और प्लांट्स। अच्छा एनिमल्स के अंदर भी आपके बेतहाशा रेप्टाइल्स, और क्या है, मैमल्स, और क्या है, पैरासाइट। अच्छा अब जो भी मैंने भी इंटरनेट तक बायोलॉजी में पढ़ा था उसके बाद अब मुझे भी कोई ताल्लुक नहीं है,
लेकिन हाँ अभी तो बहुत आगे है, कैंसर प्रोटीन नेटवर्क का आज उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही है। अच्छा तो मैं 3 साल से मेडिकल के अंदर कर तो है ना खुश हूँ। तो हमें पता चला हरारकी क्या है, लिविंग थिंग, एनिमल, एनिमल के अंदर हमारी क्लास में हरारकी होती है मैमल्स, मैमल्स के अंदर कंसीडर कर लेते हैं ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर मैन और फीमेल दो क्लास। अभी पूरी की पूरी हरारकी, तो क्लासिफिकेशन से क्या फायदा हुआ कि जब भी मैं किसी भी क्लास का नाम लेता हूं कि भाई ये मेल क्लास से बिलोंग करता है। आज साइंटिस्ट ने क्या किया कि पहले जितने एक जैसे ऑब्जेक्ट थे उनके सिमिलर मेथड्स और एट्रीब्यूट को ढूंढना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा मेल क्लास है तो मेल क्लास चल सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, फिर सकता है, भाग सकता है, ठीक है, मजाक कर सकता है, बेतहाशा एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। और वो बायोलॉजिकली उसकी तरफ देखेंगे क्या एक्शन मैटर्स, ठीक है, मतलब आप स्टूडेंट और किसी भी फीचर्स उनके एनिमेटेड एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। तो हमें पता चला कि मेल क्लास के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स एक जगह लिखी, फीमेल क्लास के तमाम मेथड्स और एट्रीब्यूट्स एक जगह लिखी। तो ये जो एक जगह लिखने का अमल था इसको कहते थे क्लासिफिकेशन। और इस ब्लूप्रिंट को उन्होंने जो ये लिख के अपने पास रख लिया ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी हो तो हम सिर्फ उसकी क्लास उठाएंगे और उस क्लास का ब्लूप्रिंट मेरे पास है कि ये कौन कौन से मेथड्स और एट्रीब्यूट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो ये दौर स्टार्ट हुआ बुक का रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट ने की थी। उसी तरह जिस तरह दुनिया में चीजों को मैनेज किया जाता है आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में चीजों को मैनेज करें। आप देखें रियल वर्ल्ड, ये हमेशा याद रखिएगा, जो रियल वर्ल्ड आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम है उन्हीं सिस्टम को हम डिजिटलाइज करते हैं। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, आपके एजुकेशन सिस्टम, तो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं सिस्टम्स को हम डिजिटलाइज करते हैं। अच्छा इस सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं एंटिटीज। एंटिटीज क्या है कि भाई आपके पास काउंटर है, आपके पास लाइक दूसरा कैशियर काउंटर है, आपके पास इंक्वायरी वाली आपके पास काउंटर है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर क्या है, कोई भी सिस्टम उठाते हैं उसकी एंटिटीज होती है। उस एंटिटीज के अंदर यानी हर चीज एक ऑब्जेक्ट कर दिया एंटिटी के रूप हो जाए एक एंटिटी, हर एंटिटी का ताल्लुक दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशन होता है। स्टूडेंट जो है टीचर से पढ़े तो ये रिलेशन स्टूडेंट टीचर का, स्टूडेंट जो है चेयर के ऊपर बैठे तो ये रिलेशन है स्टूडेंट और चेयर का। स्टूडेंट जो है बहरी ऑडिटोरियम में आएंगे तो ये रिलेशन है किसका, बहरी ऑडिटोरियम का और स्टूडेंट का। तो हर एंटिटी का रिलेशन दूसरी एंटिटी के साथ बनता है। हम जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम के अंदर हम यही एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा और वो किस एंटिटी के साथ क्या मेथड्स और एक्शंस एक्शन और एट्रीब्यूट परफॉर्म करेगा। मेथड्स और एट्रीब्यूट्स, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम बना रहा हूं तो एजुकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट, टीचर, मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, आपकी डैशबोर्ड, मार्केटिंग, तो ये सारे एंटिटीज हम डिफाइन। फिर हम देखते हैं कि सबसे आसान सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसकी, ये बिजनेस स्टार्ट अगर हमें करना है, ये सिस्टम हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज प्रायोरिटी किस चीज को दी जाए, ये सिस्टम जल्दी से जल्द अप हो जाए, ठीक है। तो फिर हम उन एंटिटीज को फाइंड करते हैं और उनके जो रिलेशंस हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यही काम ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने हमें दिया कि हम ओप को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह रियल वर्ल्ड में आपकी एंटिटीज हैं उनके आपस में रिलेशंस हैं वही सेम चीज हम कहां पे लाएंगे दोस्तों, प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में चीजों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाए, उनको याद रखना बहुत आसान हो जाए। अच्छा पहले क्या होता था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, कंसीडर करें कासिम और अमीन, ये दो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास मौजूद हैं इन दोनों के मेथड्स और एट्रीब्यूट इंडिविजुअल बन रहे हैं, अलग अलग काम करें। कासिम देख सकता है, अमीन देख सकते हैं, कासिम बोल सकता है, अमीन बोल सकते हैं। तो पर्सन 1
स्पीकिंग, पर्सन 1 वॉकिंग, पर्सन 1 ईटिंग। तो जितने भी मैटर्स हैं P1 के नाम से बनाए, जितने भी एट्रीब्यूट हैं P1 के नाम से बनाए। फिर P2 के लिए सॉरी P2 के लिए, P3 के लिए। अब आप सोचेंगे जितने मिलियंस बिलियंस यूजर्स आएंगे उन सब के लिए अगर मैं सेम काम करने लगूं, क्योंकि मैटर्स और एट्रीब्यूट्स के लिए जो फंक्शन आपने बनाना लास्ट टाइम सीखे हैं, हर पर्सन के नाम के साथ साथ क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, मैथड्स और एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस और उनके वेरिएबल्स। इतना मुश्किल काम। अगर हम क्लासिफिकेशन के रूल के मुताबिक ही काम करें तो हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट के काम में तो ब्लूप्रिंट बना लो, जो भी सिमिलर मैथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं आप उसकी क्लास बनाओ। तो हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट लॉगिन हो सकता है, स्टूडेंट साइन अप हो सकता है, स्टूडेंट कोई लेक्चर अटेंड कर सकता है, स्टूडेंट जूम के लिंक पे क्लिक कर सकता है, स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। जितने एक्शंस हैं वो फाइंड करें, कोई भी सिस्टम बना लिया आपने फाइंड कर दिया। और स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी जीपीए क्या चलती है। तो जितनी भी इस तरह की चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए स्टूडेंट से रेलेवेंट, वो सारी प्रॉपर्टीज से कॉल होंगी। तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट बन गया। अब कोई भी नया बंदा मेरे पास एनरोल होगा, उसको स्टूडेंट एज एनरोल होना है, तो मैं इस प्रॉपर्टीज और मेथड्स की जो लिस्ट है, क्लास है, वो सारे रेप्लिका में उस ऑब्जेक्ट पे कर दूंगा। कंसीडर करें ह्यूमन क्लास, आपने ऑलरेडी साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर ली कि इंसान बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है। लेकिन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट उस क्लास का जो पहले से मौजूद है और जो उस दुनिया से जा चुके हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो हमारा एक फंक्शन कॉल होता है जो उस क्लास में बनाया जाता है। इस क्लास में जितने फंक्शंस बनाएंगे उसे मेथड्स हैं, क्लास में जितने वेरिएबल्स बनाएंगे उन्हें एट्रीब्यूट्स के, यानी क्लास के बाहर वेरिएबल था, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, क्लास के बाहर फंक्शन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथड्स। अच्छा तो दोस्तों हमें चीज पता चली, अब कोई भी क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएं, हम तो प्रोग्रामिंग में खुद बनाएं, रियल वर्ल्ड में जब भी यानी आपके पैदा होने का फंक्शन कॉल होता है तो आपका एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट किसी क्लास का हम बनाएंगे तो डिफॉल्ट एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद हम कॉल होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया में किसी चीज को हम डिलीट करके ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में बनने का फंक्शन और पैदा होने का फंक्शन, कंस्ट्रक्टर रेप्लिका हो गया इसका पैदा होने का फंक्शन, और डिस्ट्रक्टर आपका रेप्लिका है रियल वर्ल्ड से आपके बनने का फंक्शन, रिमूव करना ना। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना के डिलीट किया जाता है तो डिस्ट्रक्टर, और जब भी कोई नया फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर। तो पैदा होने का फंक्शन प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर, और मरने का फंक्शन डिस्ट्रक्टर। अभी तो हम सारे कंस्ट्रक्टर इन चीजों से स्टार्ट करेंगे। अब मैं जल्दी दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप प्रोग्रामिंग देखेंगे। ओ का पैराडाइम लीनियर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, और फिर हमारे जिस तरह रियल वर्ल्ड में चीजों को आसानी से याद रखने के लिए, मैनेज करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जो है वो क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है कि भाई आप पहले क्लास बनाएं, उसके अंदर सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट लिस्ट डाउन करें। एक ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या है, मैंने कॉपी में लिया, हमने लिखा कि जो इंसान हो वो बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है, उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हमने लिखे। लेकिन जब उसका ऑब्जेक्ट इस दुनिया में आता है तो वो सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है। हम कहते हैं इंसान परफॉर्म कर सकता है, भाई वो इंसान होना चाहिए। तो इंसान जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट उसकी सारी रिप्रेजेंटेशन हुई मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हुई। मेथड्स एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स जो कि टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे कोई वैल्यू अपने पास ऑब्जेक्ट इंस्टॉल करके रखता है। तो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स आपको ये दो चीजें पता चली। प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की।
हम सब क्लास बना के रखते हैं और उस क्लास के जितने भी देखिए इससे क्या फायदा, फेसबुक पे सिस्टम की अगर हम बात करें तो पब्लिक यूजर के लिए उसने मैट्रिक्स बना दिया, एक सिंगल पेज के ऊपर उन्होंने क्लास मैट्रिक्स बनाया कि यूजर जो है लॉगिन हो सकता है, और जितने पब्लिक यूजर्स हैं हम सब लॉगिन हो सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो उन्होंने वो जितनी फंक्शनैलिटी बिलियंस ऑफ यूजर्स को देनी थी एक जगह ऐड कर दी। फेसबुक कोई भी नया फीचर अगर ऐड करता है तो दोस्तों बिलियंस ऑफ यूजर्स के पास हम खुद ब खुद अपडेट हो सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज अगर हमने क्लास बना दी, आपको लाइक बिलियंस से मिलियन जितने भी यूजर्स हैं उन सबके ऊपर चेंजेस करवानी है, तो एक एक के ऊपर डायरेक्ट टेंशन की जरूरत नहीं है। आप अपने सेंट्रलाइज क्लास में चेंजेस करें, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो एक नया फीचर आपने जनरेट में ऐसा पड़ेगा, तो मैं सिर्फ उस क्लास के अंदर वो मेथड जाके अपडेट करूंगा, आपके स्टूडेंट्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के ऊपर में सारी क्या होगी दोस्तों, चेंजेस हो जाएंगे। आई थिंक कोई बात कर रहा है, मुझे बार बार आवाज आ रही है, डिस्कशन अगर करेंगे दोस्तों आप लोग बाहर जा सकते हैं, आप पीछे बैठ सकते हैं, इससे ना क्लास डिस्टर्ब होगी, तो थोड़े से आप सब मैनर्स सीख होंगे। जो भी कर रहा मैं हाईलाइट किसी नहीं कर रहा, लेकिन हल्की हल्की शायद आवाज किसी की आ रही है। ओके, तो हमें पता चला कि मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें क्या होंगी। अब बॉडी बनना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग दुनिया में हम इस तरह कोड करते हैं, हम अच्छा ये 4 लेवल इसके ऊपर डिस्कशन हमने कर ली 4 लेवल के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 लेवल आप कवर चेक करेंगे जब आप सारी चीजें काम करेंगे। तो अब वो बोल किससे, अच्छा वो तो हमने ओप के अंदर किया ना, ओप के अंदर आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है, और जब भी डिलीट करें तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में आता है, यानी ऑब्जेक्ट बनता है लिविंग थिंग, तो वो क्या होता है, पैगाम फंक्शन, और जब भी मरता है तो डिस्ट्रक्टर। तो मैपिंग हमने कर ली, तो जीना और मरना तो दोनों फंक्शंस हमें पता चल गया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अच्छा दोस्तों, अब कोडिंग करना हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक नया से लेते हैं, थोड़ा सा जूम भी हो गया, परफेक्ट। एक क्लास बनाते हैं हम ह्यूमन क्लास, क्लास का नाम हम लिखेंगे, अभी तक फंक्शन के नाम लिखते थे दोस्तों, तो आप लिखते थे चाइनीज रूल के तहत लिखते थे, या स्नैक केस, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और हर वर्ड के दरमियान अंडरस्कोर आ, वो स्नैक केस था। यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड जो भी नाम रखते हैं वेरिएबल का, जैसे ह्यूमन रखा तो अब हो सकता है ह्यूमन और उसके बाद मेल क्लास, तो आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करें, तो सिर्फ इसमें वर्ड में सिर्फ ह्यूमन है, हो सकता है PIC स्टूडेंट, तो PIAC का P कैपिटल और स्टूडेंट का S कैपिटल, अगर आप क्लास उसका नाम रखते हैं क्लास का। तो हम यहाँ पे क्लास बनाया जिसका नाम है ह्यूमन, क्लास के बाद क्लास का रिजल्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉलन। इसके बाद जैसे ही एंटर हम करते हैं टैब, यानी इसके स्ट्रक्चर में जो भी हम लिखेंगे वो क्लास है। आपको पता है कि क्लास दो चीजों में मुश्तमिल होती है, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले def __ init, ये एक फंक्शन बन रहा है ऐसे ही, तो बाहर हम उसको फंक्शन कहते थे, लेकिन क्लास में क्या बोलेंगे, मेथड, तो ये मेथड बन रहा है। अच्छा, अब इस मेथड के अंदर हम देखते हैं सबसे पहला जो हम इजाफी पैरामीटर पास करते हैं वो है सेल्फ। पाइथन की खासियत देता है कि वो सेल्फ हो, दिस हो या कुछ भी। अच्छा, पहले सवाल थी कि init नाम क्यों रखा, है ना, ये डिफॉल्ट फंक्शन। हमें कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पैदा होता है तो बनता है, तो पैदा होने का उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है,
इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जब भी कोई हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन कॉल होता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इनिट का जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अच्छा, जितने लोग जो पुरानी लैंग्वेजेस से बैकग्राउंड रखते हैं ओ यानी जावा या फिर डॉट नेट, वहां पे वो लेता कि जो क्लास का नाम होता है वही नाम फंक्शन का अगर आप रखें तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। पाइथन ने इसको आसान कर दिया कि भाई क्योंकि इनिशियलाइज करता है तो इसका डिफॉल्ट नेम रखें माइनस माइनस इनिट। तो माइनस माइनस इनिट का जो फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर में काम करता है। उसके बाद एक इजाफी कीवर्ड या पैरामीटर, इस इजाफी का क्या काम है हम बाद में देखेंगे। तो इजाफी पैरामीटर जो क्लास की कोई भी मेथड बनाते वक्त हम लगाते हैं वो क्या है, वो सेल्फ, दिस। इसके अलावा कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन पहला वेरिएबल जो पोजीशनल होगा वो इजाफी होगा। अच्छा, एक 4 स्टूडेंट मुझसे बातें कर रहे थे तो उनको ना मैंने क्लास से रिमूव कर दिया। उनके एडमिशन का मैंने एडमिशन को बोल दिया कि तुमने बहुत ज़्यादा हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई, तो 4 दिन जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, किसी को भी ना डिमोटिवेट करना या किसी की भी तस्दीर करना कभी भी हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे क्लास से आपने दिखाना है मैं बिल्कुल डर हूँ, ठीक है, कि क्यों लाए किसी भी स्टूडेंट को हम क्यों दिखाएं। लेकिन मैनेजमेंट में जब आप आते हैं आपको बहुत सा डिसीजन लेना पड़ता है। इवन जब आप अपने घर के सरबराह भी बनते हैं तो आप अपने बहन भाइयों से सबसे बड़ा लाड बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ स्टेज ऐसे आते हैं कि आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। अच्छा, सख्ती ऐसा नहीं है यार कि मैं लिखा दिल में अभी मेरा दर्द हो रहा है, वो दर्द में फील कर सकता हूँ इमोशनली। आप लोग शायद इस स्टेज पे होते तो आपको पता चलता, मैं देखा भी तो कौन बात कर रहा है कौन नहीं। लेकिन कोशिश क्या करें कि यार थोड़ा सा बात करनी है, चीजें करनी डिस्कस करें ना, मैं करता हूँ तो 1 to 1 हम लोग करेंगे तो उससे दूसरों का भी फायदा होगा। अच्छा, आपस में आप चीजें करते हैं ना तो वो सवाल कुछ और ही आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वो कहेंगे आप, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सारे कजन्स भी आ रहे हैं, सब मिलके तो हफ्ते के हफ्ते मिलते हैं तो फिर तो इतनी बातें होती है बस कि क्या ननियाल और दरियाल में जाके आप बातें करेंगे, सारी बातें ये खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें थोड़ा सा आप लोग लर्निंग इन्वायरमेंट में हैं, क्योंकि आपके बोलने से दूसरी क्लास भी ना इंटरप्ट होती है। अब देखिए मैं मुझे नहीं पता था वो बोल रहे थे, मुझे आवाज आ रही तो मैंने तो जस्ट वो किया था कि आवाज आ रही है, वो आवाज ना आने की। अब मैनेजमेंट ने फाइंड किया क्या किया, तो भाई आप लोग ले सकते हैं डिसीजन, ठीक है। बाकी आपको चांस हो तो देखने को मॉर्निंग देखकर हम छोड़ सकते हैं, आपसे अलाउ कर सकते हैं, वो भी देखिए। और दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दौर हम तक आया और रियल वर्ल्ड में जिस तरह चीजों को मैनेज किया जाता है उसी तरह हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैनेज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक जगह चेंजेस करने से मिलियंस बिलियंस ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंजेस होते हैं। आप सोचेंगे एजुकेशन सिस्टम अगर आप बना रहे हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, मैनेजर्स और जो भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उन सबके आपने क्या बनाएंगे, क्लास बना। अब कोई भी नया बंदा एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ विजिटर, कोई भी आता है आपको विजिट, कोई भी नए फीचर्स अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है तो सिर्फ क्लास में ऐड करेंगे और उस क्लास में मिलियन बिलियन ट्रिलियन फीचर्स होंगे, वो सबके सब उस फीचर्स के फायदा उठा सकते, खुद ब खुद उनके अंदर वो आ जाएगा। तो हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर, पहला जो हमने लिखा सेल्फ पैरामीटर, फंक्शन बनाते पैरामीटर पास करते हैं, तो पहला जो हमने सेल्फ डाला है वो इजाफी। जब हम इसको कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर तो उस वक्त सेल्फ का पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इजाफी पैरामीटर।
तो इजाफी पैरामीटर। दूसरा नेम रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। तो जब भी कंस्ट्रक्टर कोई भी ह्यूमन पैदा होगा तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, वो आपसे दो चीजें मांगेगा, नेम और एज। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, आप देखें सेल्फ, इस फंक्शन को हम देखें सेल्फ डॉट नेम। अभी सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और एज, ठीक है, पूरा पर वेक्टर। देखिए पहला वाला जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर वेरिएबल जो है सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, ये क्या चीज। तो सेल्फ डॉट करके जो हम लोग दोस्तों कर रहे होते हैं ये है एट्रीब्यूट्स। अच्छा, सेल्फ का जो इजाफी वर्ड हमने पास किया, इसका पर्पस क्या है? कितने लोगों को पता है इसका पर्पस क्या? पर्पस है क्लास को वो कर रहा है क्या? कॉल करते हैं, इस्तेमाल कॉल दिस डॉट क्लास को कॉल करते हैं। हाँ सेल्फ है वेरिएबल का, इससे क्या फायदा? इजाफी क्यों हम दे रहे हैं और फिर हर एट्रीब्यूट के साथ इजाफी को लगा रहे हैं। इतना वर्ड होगा आप लोग बोल देना, मैं कोशिश करूँ काश मल्टी थ्रेडिंग और मेरे पास वॉइस या नॉइस कैंसिलेशन वगैरह के कोई सॉफ्टवेयर लगे होते और मैं सबकी एक बात निकाल देता, इसलिए क्या एक एक करके पूछ रहे आप बनाए। सर लाइक डॉट नेट जावा में हम लिस्ट करके यूज करते हैं उसी वेरिएबल को कॉल करने के लिए, उसी वेरिएबल को कॉल करने के लिए पूछते थे कि आपको क्वेश्चन है कब करना है, तो सामने से आ रही है, लाइन के अंदर आ रही है इक्वल टू के बाद, और लेफ्ट साइड के ऊपर है और एक राइट साइड पे, तो जो वैल्यू आएगी वो नेम के वेरिएबल का प्लेस होल्डर है, नेम में था। लेकिन सेल्फ डॉट नेम का क्या मतलब है? देखिए जा सकते हैं मतलब अच्छा नंबर आप लोग अपने क्राइटेरिया में इसको सिंपल कर देता हूं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट ऑब्स के बारे में सेल्फ दिस पहला पैरामीटर किसी भी मेथड में जो हम इजाफी देते हैं या एट्रीब्यूट में हम इजाफी देते हैं, आपका ये फंक्शन है जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड या एट्रीब्यूट को मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंडिविजुअल मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या फायदा होगा? अगर ये पहला पैरामीटर इजाफी नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं करता नेम कॉमा एज और उसके बाद नेम इज इक्वल टू नेम, एज इज इक्वल टू एज कर देगा, सेल्फ नहीं आता तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका नाम चेंज हो जाएगा। इस वजह से हमने एक इजाफी पैरामीटर पास किया है सेल्फ। सेल्फ से ये फायदा होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, हर ऑब्जेक्ट का नाम और एज इंडिविजुअल मैनेज होगा। तो आपके इंडिविजुअल हर ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? सेल्फ। अगर पाइथन की खासियत देते हैं कुछ भी दे सकते, लेकिन अगर हम कुछ भी देने लग गए तो फिर कम्युनिटी समझे। कम्युनिटी जो वर्ड इस्तेमाल करती है इजाफी पैरामीटर को क्या है? सेल्फ। तो इस वजह से सेल्फ ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमने मेथड कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया, उसके अंदर इजाफी पैरामीटर, दो नॉर्मल पैरामीटर। अच्छा सेल्फ डॉट नेम ये एट्रीब्यूट इक्वल टू के बाद जो नेम है वो जो फंक्शन वहां पे कॉल हो रहा है उस वक्त टेंपरेरी वैल्यू जो आगे वो लेके चला। तो इक्वल टू के बाद लोकल वेरिएबल और इक्वल टू से पहले सेल्फ डॉट नेम वो क्या है? एट्रीब्यूट, जो इंडिविजुअल आपके ऑब्जेक्ट के साथ मुंसलिक होगा। सेल्फ डॉट एज, तो सेल्फ डॉट एज जो है वो मुंसलिक है किसके साथ? एज के साथ। तो हमें ये चीजें पता चल गई कि सेल्फ का इजाफी कीवर्ड या पैरामीटर हम क्यों पास करते हैं। सेकंड वन हम देखते हैं, आपने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले इन्फो और इसमें भी इजाफी पैरामीटर क्या दिया दोस्तों? सेल्फ। अच्छा ये पैरामीटर डिस्प्ले इन्फो आपसे कोई पैरामीटर नहीं लेगा, कॉल करते हो, क्योंकि पहला पैरामीटर हमेशा क्या होता है? इजाफी।
और उसके बाद हमने क्या किया, कोई भी एफ स्ट्रिंग के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दिया, नेम सेल्फ डॉट नेम उसी ऑब्जेक्ट का नाम, सेल्फ डॉट एज उसी ऑब्जेक्ट का जो कि इंडिविजुअल, तो सेल्फ का कीवर्ड इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल मैनेज करने के लिए सेल्फ जो है वो क्या करता है, मैं या अहम किरदार अदा करता है। तो ये तो आपने बना दी क्या कि क्लास, इस क्लास में कितने मेथड्स और कितने एट्रीब्यूट्स, कितने मेथड्स हैं सबसे पहले बताएं, कितने मेथड्स हैं, वन सिंगल वन वाले कितने, अच्छा टू वाले कितने, टू वाले ज़्यादा। तो दो इसके अंदर मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है तो मेथड, और दूसरा आपके पास क्या है, डिस्प्ले है, और एट्रीब्यूट्स कितने, दो, वो तो सीधे सीधे दिखे, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज। आपने क्लास में, अच्छा क्लास में वही बात की कि भाई क्लास बन गई लेकिन उसका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अभी पैदा नहीं हुआ, यानी हम कह रहे हैं कि किसान होता है, कैट होता है, डॉग होता है, जो भी अपनी क्लासेस हैं वो लिखे हुए हैं उसके अंदर ये मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन जब तक वो ऑब्जेक्ट पैदा नहीं होगा तो हम उससे ना तो कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते ना उसकी प्रॉपर्टी कॉल कर सकते। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, बनेगा given 1 is equal to क्लास का नाम कॉल कर देंगे, क्लास का नाम कैपिटल में लिखा, कैपिटल कीवर्ड और नॉन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा जब आप नॉन ब्रैकेट क्लिक तो डायरेक्शन से अच्छे आने लगे, आप जब नॉन ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसका टाइम डिलीट करें, नॉन ब्रैकेट किसी ओपन क्लोज कर देंगे, नॉन ब्रैकेट ये बंद करें डिलीट करें, तो नॉन ब्रैकेट ओपन, नॉन ब्रैकेट ओपन इंटेलिजेंस हम देखते हैं खोल लेना आगे इंटेलिजेंस नहीं आ रही, स्पेस ले ले क्या दोबारा एन को हटा दिया पूरा क्यों दिखता है ये कोड, मैं दोबारा हटा के देखें, हम देखना चाहेंगे इंटेलिजेंस में पैरामीटर कितने मांग रहे हैं, हर वो कहां है इंटेलिजेंस से भी बहुत शिफ्ट है दबाएंगे आप कुछ ऐसे ना सॉल्यूशन के साथ में कंट्रोल स्पेस से आती है उसी के अंदर नॉन ब्रैकेट के अंदर कर सकते, नॉन ब्रैकेट में कर सकते हैं तो लिखा कंट्रोल स्पेस नहीं नो सॉल्यूशन और अच्छा एक काम करें यूजर लिख के नहीं वो तो हम कर देंगे, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बनाते वक्त सेल्फ नेम एज है लेकिन नीचे आपको सिर्फ दो इंडेक्सेस में दिखा रहा होगा नेम और एज, ऑलरेडी टाइप नन दिखा रहा होगा, तो वो चीज में दिखाना चाह रहा हूँ वो आ नहीं कंट्रोल एस या कुछ ऐसा करके इसकी लास्ट लाइन दोबारा लिखे आ जाएगी, नॉन ब्रैकेट के अंदर आने के बाद नॉन ब्रैकेट डिलीट करके दोबारा से करके नॉन ब्रैकेट चलो कोई नहीं। अच्छा तो जब आप ये नॉन ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे तो इंटेलिजेंस में आ रहा नेम कॉमा एज, बनाते वक्त जो चीजें थी सेल्फ नेम एज, लेकिन कॉल करते वक्त सिर्फ आ रहा नेम और एज, उसकी वजह क्योंकि हमने ये चीज सीखी है कि कॉल करते वक्त सेल्फ का कीवर्ड था वो इजाफी, तो इजाफी जो भी पैरामीटर होते हैं हम आगे पास नहीं करते कॉल करते हैं, ठीक है जी आज मैं बस इसकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, आपको याद है स्ट्रिंग एक क्लास, लिस्ट एक क्लास, डिक्शनरी एक क्लास, और हर क्लास के जो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते थे, हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखते थे, वो मेथड्स होते थे, और डायरेक्टली डॉट लगा के एट्रीब्यूट का नाम विदाउट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखते थे। तो यहाँ पे वही काम हम करने जा रहे हैं, हमने कहा असली का पावर है यूनिट क्लास में क्या किया जाता है दोस्तों, नेम इंटेलिजेंस से देखें अब ये आ रहा था काम,
ह्यूमन क्लास के अंदर इंटेलिजेंस क्या है और क्या जाएगा एज। जबकि बनाते वक्त हमने सेल्फ भी तो दिया था, सेल्फ आपसे नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगा क्योंकि वो इजाफी। फिर उसके बाद आपने कहा कि ह्यूमन वन एक ऑब्जेक्ट बना दो और ह्यूमन वन ये वेरिएबल है डॉट जो भी आपका मेथड बना, मेथड का नाम क्या है दोस्तों डिस्प्ले, तो आप उसको चला दें। इसी तरह प्रिंट के अंदर और भी चीजें सेल डॉट नेम इंडिविजुअल निकालना चाहे तो निकालें, ह्यूमन डॉट नेम ह्यूमन डॉट एज प्रिंट के अंदर जाए। ठीक दोस्तों, तो आपने एक ह्यूमन वन का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट लगा के उसका मेथड कॉल किया, डिस्प्ले डॉट लगा के एज और नेम के उसके एट्रिब्यूट्स भी कॉल करें। अच्छा अब देखिए आपका जो फंक्शन था जब कंस्ट्रक्टर आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त खुद का खुद एक फंक्शन कॉल हो गया, तो वो कौन सा था कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने नेम और एज आपसे मांगा, आपको वो वैल्यू दे दी, तो कंस्ट्रक्टर जो है सिर्फ एक दफा कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, जिंदगी में इंसान एक दफा पैदा होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक दफा ही कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल होता है एक ऑब्जेक्ट के, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरी दफा, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए तीसरी दफा, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर का फंक्शन एक ही दफा कॉल होता है। अब वो आपसे पैरामीटर मांगता है, अगर आपने रखे उसके हिसाब से आपका क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ह्यूमन वन, उसके मेथड भी कॉल कर दी, उसके एट्रिब्यूट्स भी कॉल कर दी। इस सिंटैक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये शुरू में इनिट से पहले जो वो था वो डबल अंडरस्कोर नहीं, ऊपर जी डबल अंडरस्कोर माइनस हाइफन हाइफन इनिट, ये सिंटैक्स ये रिस्ट्रिक्ट फिक्स कर दिया ना। और यहां से कोई सवाल कर रहा था? ये मेरा एक सवाल है, कैसे सेल अभी जैसे ह्यूमन वन है ना, ह्यूमन वन का नेम और एज और उसका डिस्प्ले मेथड इंडिविजुअल मेथड जो है, इसी तरह ह्यूमन टू बना दे, तो ह्यूमन टू का नेम कुछ और रखेंगे वही होगा, ह्यूमन टू का एज कुछ और रखेंगे वो होगा, उसकी जो रीडिंग होगी है जो भी मैसेज है वो अलग से मैनेज होगा। तो हर ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल मेथड और एट्रिब्यूट मैनेज करने के लिए हम पहला इजाफी पैरामीटर पास करते हैं, होता है पाइथन कह रहा है कि आप सेल्फ के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन सेल्फ ही रखा जाता है कम्युनिटी में, तो आपने सेल्फ करके इसको कॉल करेंगे। अच्छा इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसको बना के चेक करेंगे हम सब, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि ये सेल्फ से रिलेटेड मेरा एक सवाल है जी। सेल्फ की जगह हम दिस पास कर दें, कुछ भी पास कर दी तो नहीं होगा, दिस में एक वो कीवर्ड है, कुछ भी कर, तो पहला इजाफी पैरामीटर जो होगा, तो जहां जहां आप सेल्फ लिखा है वहां पे लिख दोगे दिस विल डू, तो क्या हो सकता है पी के कर दिया समान, तो जहां जहां सेल्फ लिखा वहां पे पी के या पी के डॉट नेम पी के डॉट कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी रख सकते, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है सेल्फ, स्टैंडर्ड है सेल्फ, लेकिन आप चाहो आपकी मर्जी दिल करे तो कर दें, आप सेल्फ के साथ कुछ और भी कर सकते हैं। नेम और एज मेथड एक कंस्ट्रक्टर है इनिट और दूसरा मेथड आपके पास डिस्प्ले इनिट, ये दो मेथड एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते बिल्कुल दे सकते। ओके, तो ऑब्जेक्टिव भी हमने बना दिया, एलिक कार्डिक उसकी एज उसका, अब देखिए एलिक की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल वैल्यू है, अभी में मैं ह्यूमन वन डॉट नेम करूंगा तो पहले वाले का बॉब का नाम आएगा, ह्यूमन टू डॉट बॉब नेम करूंगा तो एलिक का नाम, ठीक है। तो ये चीज अभी भी हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल हर ऑब्जेक्ट मैनेजर और हर ऑब्जेक्ट की आईडी हर चीज इंडिविजुअल, तो अब कहते हैं स्टूडेंट बनाया तो स्टूडेंट लॉगिन साइन अप स्ट्रीमिंग लाइव कमेंट्स, तो जितने आपने एक्शन परफॉर्म करवाने को एक क्लास में। अब देखिए इन ऑब्जेक्ट के पास फॉर एग्जांपल अभी लॉगिन का फंक्शन भी, तो आप क्या करेंगे, हमजा ऊपर है
आप आगे यहाँ पे एक सिंपल एक लॉगिन का फंक्शन बना लो और उससे जनरेट करके लॉगिन कर सेल। ठीक, अच्छा अब ये फंक्शन लॉगिन, अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी में बात करेंगे, सिंपल ये लिखा हुआ है लॉगिन होना है, तो आपका लॉगिन का फंक्शन ह्यूमन 1 के पास भी आ जाएगा, ह्यूमन 2 के पास भी आ जाएगा। तो ये कोड दोबारा से चला दें, तो ह्यूमन 1 डॉट लॉगिन आप करवा सकते हैं और ह्यूमन 2 भी करवा सकते हैं। करवा के देखेंगे क्या फंक्शन कॉल करें ह्यूमन 2 डॉट लॉगिन। इस फॉर्म में ये मैसेज से लॉगिन लिखा तो लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है सर। सर बेसिकली आपने जो भी ये डिफाइन किया है ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये बिल्कुल सही है सर। नॉर्मल लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेज में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाता है, उसके लिए हमें अपना हार्ड मतलब हाँ डिफाइन तो नहीं करना। पास नहीं करो ना, फिर आप एट्रीब्यूट पास नहीं करो, पैरामीटर पास नहीं करो, डिफॉल्ट और सारे के सारे एट्रीब्यूट सेल डॉट नेम नन वैल्यू सेल डॉट एज नन वैल्यू सेल डॉट एलिवेशन नन वैल्यू। सर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ और उसमें इनिट का वेरिएबल मतलब अपना जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफाइन नहीं करता, तो क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका यूज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप से क्लास का नाम लेके पास कर रहे हैं तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो फॉर्म हो जाता है, तो आप नहीं बनाते हो तो खुद फॉर्म होता है। अच्छा दोस्तों, तो हमने देखा कि किस तरह हम क्लास और ये चीजें बना सकते हैं। अच्छा अब हमजा और अमीन ये थोड़ा सा आपको समझाएं कि क्या चीज है। अच्छा जी, अभी हमने सीखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमारे पास जो है दो मेन चीजें थी। क्या था? एक तो नाम नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है क्लास। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो इंटरमीडिएट है, लेकिन ये दो मेन है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलाई करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया दिखाना तो दे कि क्लासेस क्या होते हैं। तो क्या होते हैं ये क्लासेस? ब्लूप्रिंट अच्छा यहाँ सवाल है ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट टेम्पलेट। ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो मैं पढ़ रहा था मुझे नहीं पता होता ब्लूप्रिंट क्या होता है। स्ट्रक्चर मॉडल। अच्छा हम एक सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी का नाम रख देते हैं हमजा सोसाइटी, ऐसे बगैर कुछ नहीं ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि सोसाइटी का हमने जगह ढूंढी और वहाँ पर हमने डेटा जमा दिया। अब जो उसके बाद हमें सोसाइटी के लिए घर बनाना है, अगला प्रोसेस है घर बनाना। अच्छा सोसाइटी के अंदर आपने देखा होगा कि सारे घर ऐसे होंगे जैसे होते हैं ऐसे ही, तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ और भी प्रोसेस होते हैं? क्या करें, सबसे पहले उस घर का हम ब्लूप्रिंट निकालें। मैंने यहाँ पे सर्च किया हाउस ब्लूप्रिंट, तो ये एग्जांपल आ गया। ये क्या है पूरे घर का नक्शा कि भाई घर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कितनी खिड़कियां होंगी, कितने दरवाजे होंगे और क्या क्या चीजें होंगी, सारी डिटेल्स ब्लूप्रिंट होंगी। तो बड़ा सा ब्लूप्रिंट होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी। पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद में घर बनाएंगे। क्यों डायरेक्ट घर क्यों बना रहे? अगर घर बनाते हुए आप ब्लूप्रिंट नहीं यूज करते और डायरेक्ट घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो एरर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब भाई कितने सारे घर बनाना, छोटी सोसाइटी होगी, बड़ा नाम लगा हुआ है तो बहुत घर बनेंगे। तो अब ब्लूप्रिंट जब नहीं होगा आपके पास तो क्या होगा भाई, गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक घर के अंदर 2 खिड़कियां बना दी, एक में 4 खिड़कियां बना दी, फिर उसको फिक्स करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हमने कुछ स्ट्रक्चर नहीं यूज किया ना, हमको बस घर बनाना है।
तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होंगी जिसकी वजह से जो है आपकी सोसाइटी खराब होगी, मेरी सोसाइटी खराब होगी, और जो है टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इस एक ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं, सारे घर बनाते हैं। क्या ये ब्लूप्रिंट और किसी काम का है इस केस के अंदर, सिवाय इसके कि इसको देखकर घर बनाएंगे। असल चीज क्या है जिसको हम यूज करेंगे आगे चल के, घर। तो इसी तरह हमारे पास दो चीजें हमने डिस्कस करी, एक घर का ब्लूप्रिंट, एक घर। तो ये जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है इसको प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, क्लास, जिसको देख के हम घर बनाते हैं। घर को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। आगे चल के आप किसको यूज करोगे, जब घर बन जाएगा तो आगे चल के उसकी क्लास में यूज करोगे, उसके नक्शे में यूज करोगे, या घर में यूज करोगे, घर को यूज करोगे। तो ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। अच्छा, एक और फायदा होगा, क्या मैं हर घर के लिए अलग नक्शा बनाऊंगा, हर घर के लिए अलग नक्शा बनेगा नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सारे घर एक जैसे होंगे, सिवाय कुछ चीजों में, जैसे सबका एड्रेस डिफरेंट होगा, सबके ओनर डिफरेंट होंगे, ये चीजें हम कार्य में कर सकते हैं। बट जो है उसके अलावा ओवरऑल घर जो है सारे सेम होंगे। तो हम उन सारे घरों के लिए एक ही नक्शा इस्तेमाल करेंगे, एक ही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करेंगे। नक्शा बनाने का क्या तरीका होता है, हमने यहाँ पे जो है पर्सन वाली एग्जांपल ली है, इसी को मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमारे पास क्लास है, इस तरह से हम लिखते हैं क्लास, उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, और क्लास के बाद हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। नीचे लगाना तो चल जाएगा, लेकिन आगे चले हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट। तो ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद आखिर में कॉलन। उसके बाद क्लास के अंदर हमें जो पहला सबसे पहला फंक्शन डिफाइन करना होता है, वो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो घर वाली घर में आते हैं, नक्शा मेरे पास है और अब मुझे घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो क्या चाहिए होगा मुझे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन घर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें बनाना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनेगा, डबल है फंक्शन बनाने के लिए। उसके बाद हमने लिखा डबल अंडरस्कोर, ये दो अंडरस्कोर है, तो एक लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो दो अंडरस्कोर लगा है। उसके बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट्स लगे, इसके अंदर पहली चीज आई है सेल्फ। सेल्फ हम क्यों यूज कर रहे हैं, सेल्फ हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस सेल्फ को ही हम यूज करते हुए घर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप अगर नोट करो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम। पहले जब आप यहाँ पे जब आपने नीचे एक सेकंड, ये एग्जांपल ह्यूमन वाली एग्जांपल है, ह्यूमन के अंदर कोई चीज है इमेज, उसके अंदर में सेल्फ हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम करके हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना। पहली दफा जब, अच्छा फॉर एग्जांपल ये क्लास बन गई, इसके अंदर सेल्फ को भी और डिस्कस करते हैं, बट सेल्फ डॉट नेम मतलब सेल्फ क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ क्लास के अंदर। तो बेसिकली क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। सेल्फ डॉट नेम, उसकी वैल्यू हम क्या देंगे, जो भी हम नाम पास करेंगे नीचे। सेल्फ डॉट एज, उसकी वैल्यू हम यहाँ से देंगे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए ये चीज हटा देता हूँ, हटाता नहीं, चले हटा देता हूँ, वापस जाऊंगा कंट्रोल Z से, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे सेल्फ समझना जरूरी है। ऐसे तो हमने डिटेल में देख लिया, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्लास जो है फंक्शन ही बनाया, जब तक इसको यूज नहीं करोगे तब तक ये चलेगी, कुछ चलेगी, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल फंक्शन। अच्छा हमने क्या किया, क्लास बना दी, अगर मैं इतने कोड को चलाऊंगा कुछ होगा, क्लास बन जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा, नक्शा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। नक्शे में क्या करूँगा, नक्शा और कुछ करने के लिए तो कर नहीं सकता। नक्शे से मुझे क्या करना है, घर बनाना असल काम है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये भी गलतियां करोगे कि नाम जो है ना कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे, तो ये गलती नहीं करना। हमेशा जो है क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं इसका कलर भी ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे डार्क थीम के अंदर भी होगा, लाइट थीम के अंदर भी होगा, तो ये निशानी हो जाती है क्लास है। हमने क्या किया, इस क्लास को कॉल करा। कॉल करने के बाद हमें दो चीजें इसके अंदर पास करनी थी। वो दो चीजें क्या है, नेम स्ट्रिंग में और एज इंटीजर। ये दो चीजें मैंने यहाँ से पास करी। अभी हमने जब यहाँ से पास कर रहे थे तो हमने यहाँ से सेल्फ वाली जो चीज ना उसको इग्नोर कर दिया। सेल्फ हमारे पास क्लास के अंदर यूज होता है, क्लास के बाहर नहीं यूज होता। तो सेल्फ को हमने इग्नोर कर दिया, सिर्फ नेम और एज पर फोकस कर। जब हमने ये चीज चढ़ाई तो क्या होगा, आपका कोड चलना स्टार्ट करेगा। कोड जब चलना स्टार्ट करेगा तो ह्यूमन वाली क्लास कॉल होगी। क्लास क्या चीज सबसे पहले कॉल करेगी, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जब भी आप क्लास को कॉल करते हो ना, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। अच्छा, जब पहली दफा आप इसको कॉल कर रहे हो तो क्या होगा भाई, सेल्फ जो है ना, सेल्फ की वैल्यू होगी, सेल्फ आप समझते हैं एक तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, शुरू में खाली होगा। जिस लाइन में मैंने ये कमेंट किया ना, उस लाइन में ये भी खाली है। जैसे ही ये वाली लाइन चली, इस वाली लाइन में ये इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेल्फ जो है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह का होता है। हमने मेन नीचे बॉब पास किया, तो बॉब ही आएगा यहाँ पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे घर बनता है ना ऐसा ऐसा, वैसा हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। कहाँ बन रहा है, क्लास के अंदर। फिर अगली लाइन जब चलेगी तो हमारा जो हमारी सेल्फ का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पेज भी आ जाएगी, नेम का बॉब, पेज आ जाएगी हमारे पास 25 इस तरह से। अब यहाँ अब अच्छा इसके बाद वो देखेगा कि भाई और कोई चीज ऐड करनी है, नहीं करनी, चलो भाई यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। और यही ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे रिटर्न कर देगा, जहां से हमने कॉल किया। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है बनकर आ जाएगा यहाँ पे। और इसको हमने अगर कहीं स्टोर कराना है, जाहिर सी बात है अगर हमने यूज करना है तो स्टोर भी कराना होगा। तो ह्यूमन 1 के वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर करूंगा। तो हमारे पास एक ह्यूमन बन गया। इसी तरह से सेम क्लास को यूज करते हुए मैं दूसरा ह्यूमन भी बना सकता हूँ और नाम हम चेंज कर सकते हैं। पहले कर दिया, पेज रेडी कर दी, आ गया सर। इस तरह से हमारा जो है दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो भी मैं आगे काम करूंगा वो मैं करूंगा इन ऑब्जेक्ट के साथ। कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलूंगा। क्लास का काम तो बस ऑब्जेक्ट बनाना और उसमें बनाना। फिर हमने आगे देखा इसके अंदर, यहाँ पे किसी को भी सवाल, यहाँ पे मैं सर ऐसे सेल्फ जो है ना शुरू में आपके पास खाली है, फिर हमने उसके अंदर सेल्फ डॉट नेम करके ऐड किया, सेल्फ डॉट एज करके ऐड किया, तो हमारा ऑब्जेक्ट फाइनल ऐसा बन गया। ऑब्जेक्ट में एट्रिब्यूट्स है ना, नेम एज में देखिए ऑब्जेक्ट एक पूरा कर्ली ब्रैकेट आप ऐसे समझे, ग्रुप ऑफ एट्रिब्यूट्स जो है उसको हम ऑब्जेक्ट है। जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग जाए ना वो ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर इंडिविजुअल अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो उनको मैं एट्रीब्यूट कहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास नेम का एक एट्रीब्यूट हो गया और एज का एक एट्रीब्यूट हो गया, और ये दोनों को मिला के बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आती है भाई, हमारे पास आता है मेथड। अच्छा, किस सोसाइटी में भैया आप लोगों ने घर बनाया है, हंगर सोसाइटी, तो उसके अंदर घर के अंदर हम प्रॉपर्टीज या मेथड, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स दोनों ही चीज, प्रॉपर्टी बोल लो या एट्रीब्यूट बोल लो, एक ही बात है। घर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, नंबर ऑफ विंडोज, कितनी घर की खिड़कियां होंगी, नंबर ऑफ डोर्स, कलर कौन सा होगा, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो इस तरह की घर की प्रॉपर्टीज होती है। घर के अंदर मेथड्स क्या हो सकते हैं, बेल,
बैल हो गई, घर के बाहर बैल लगी होती है, उसको जब प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाए, कुछ ना कुछ काम हो जाए उसके जीवन में दिख देगी। तो डोर बेल जो है वो हमारे पास एक मेथड हो सकता है, इसके अलावा कैमरा हो सकता है, जो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना घर के अंदर, कोई ऐसी चीज है कुछ ना कुछ काम करके उसको हम मेथड कंसीडर करते हैं। कोई ऐसी चीजें जो स्टैटिक है, जैसे नाम, कोई कलर हो गया, इसी तरह से कितने रूम्स है, नंबर ऑफ रूम्स, ये स्टैटिक है, ये कोई काम नहीं कर रही, तो सिंपल सी आपके पास प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से अच्छा घर के अंदर लिफ्ट की जरूरत, 2 फ्लोर है ना, तो घर के अंदर लिफ्ट की जरूरत है, तो लिफ्ट की क्या हुई, प्रॉपर्टी या मेथड? मेथड। अच्छा, इस वाली एग्जांपल के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और ये बनाने नहीं देता मैं क्या करूं, सही है क्या कुछ गलती कर दी? मैंने ये डेफ का फंक्शन बनाया है, ये इसके अंदर बना के इनिट वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बना के देखे बनाते हैं, इसको बाहर लाना है, ये जो इंडेंटेशन है इसका आपको ख्याल रखना होगा। अब चलिए, तो डिस्प्ले इन्फो का हमारे पास मेथड है, जिसके अंदर हमारा सेल्फ यहाँ पे भी होगा, सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि जब आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाएगा और पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप अगर चाह रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप मेथड के अंदर यूज कर सको, तो आप कर सकते हैं। और ये सेल्फ जो है ये खुद ही बैकग्राउंड में खुद ही वो पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्फ की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास सेल्फ की वैल्यू होगी ये। तो अगर मुझे सेल्फ डॉट नेम प्रिंट कराऊंगा तो 9 प्रिंट हो जाएगा उसकी जगह पे, सेल्फ डॉट एज प्रिंट कराऊंगा तो 25 प्रिंट हो जाएगा। ये मैं सिर्फ बॉब वाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एलएस वाली एग्जांपल के लिए सेम काम होगा पर डेटा डिफरेंट होगा। अच्छा जी, तो इस तरह से हमारे पास मेथड हो गया, मेथड को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो इस तरह से होगा ह्यूमन 1 डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन कॉल किया, लेकिन इसके अंदर किसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, ये मैंने ह्यूमन बंद कर दिया। जैसे घर होता है ना, हर घर का अलग मेथड होगा, अलग पैर होगी घर, और बहुत सारे आपने पैर लगा के बात करी होगी बचपन में, अब तो बड़े हो गए सर, कुछ होता भी नहीं दिख रहा। अच्छा, तो बैल लगाने जो है हर घर का अलग मेथड होगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले इनको, जब मैं ह्यूमन 1 का कॉल कर रहा हूँ तो ह्यूमन 1 के लिए कॉल होगा, ह्यूमन 2 का कॉल करूंगा तो ह्यूमन 2 के लिए कॉल होगा। तो इस तरह से हमने अभी ये चीजें डिस्कस करें। तो अभी क्या प्रिंट होगा, क्या क्या प्रिंट होगा जी, आप बताएं। चश्मा ले भाई, लैपटॉप प्रिंट करना, सेकंड लाइन। अरे आपने चश्मा पहना जी, चश्मा जी, हाँ, तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, Bob और 25 डिस्प्ले इन्फो में तो सेंटेंस है, इसमें वैल्यू Bob और 25 आ जाएगा। ये कह रहे हैं भाई जो डिस्प्ले के अंदर प्रिंट है बस ये प्रिंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं प्रिंट होगा, ऐसा ही है। आप बताएं, ये सामने जो बैठे हैं जी, सेकंड नंबर जी, ऐसा ही है क्या गलत बता रहा है, ऐसा ही है। चला के देख लेते हैं, चला के देखते हैं। हमारे पास डिस्प्ले के अंदर जो प्रिंट है वो आपके पास प्रिंट हो गया। सारी चीजें जो आप इससे खेल सकते हो, आप एक को प्रिंट करा सकते हो, आप डिस्प्ले को प्रिंट करा सकते हो, आप और प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये मकसद, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर मैं शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दूंगा कोड लिखने का तरीका है। इस तरीके से किसको फायदा होता है, डेवलपर्स। वरना क्या होगा, पहला निकाल के कोड का
एक्सपोर्ट लिखते रहते हैं। जो हम करवा रहे हैं उसको हम ही कर रहे हैं, क्लास के अंदर बस कोड लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, किसी बड़ी फाइल हो जाती है कि आज तो हमें भी समझ आ जाती है, लेकिन कल हम उसको खोल के देख लेते तो समझ ही नहीं आएगी, तो स्टैटिक कोड बन जाता है। तो इसलिए हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीका है अच्छा कोड लिखने का, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल ये है कि सारी प्रोग्रामिंग होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जितने भी आप प्रोग्रामिंग करोगे ऑब्जेक्ट के साथ करोगे। आपने कोई फंक्शन कॉल करना है, आप ऑब्जेक्ट के अंदर वो फंक्शन लिखोगे। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रही है या नहीं? पाइथन आप लोगों ने पढ़ी है। पाइथन के अंदर जो आपने बने बनाए फंक्शन है उसके पाइथन के, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बनी है, या जो है दूसरा कोई पैराडाइम यूज किया? कैसे बताऊं? तो कह रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बनी है, कैसे बताऊं? मॉड्यूल यूज करते हैं, DIR करते हैं तो हर चीज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे हम जब एरे हमने पढ़े थे, या एरे छोड़े स्ट्रिंग का जब हमने मेथड पढ़े थे, उसके अंदर हम जब भी अपर केस वाला मेथड लगाते थे डॉट अपर करके, तो हम किस पे लगाते थे? हमेशा स्ट्रिंग पे लगाते थे। तो इससे पता चलता है कि पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेरिएबल है, पाइथन के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स। डिस्प्ले फोर्स में जो यूज किया है उसमें से कि एक को कॉल करने में आसानी है। डिस्प्ले इनको हाँ बिल्कुल, कि भाई अगर मुझे सारी इनको एक साथ शो करानी है तो मैं डिस्प्ले इनको का फंक्शन मेथड कॉल करूंगा और सारी इनको एक साथ प्रिंट। तो ये बेसिक सी जनरल है, बट जो है यहाँ पे इसी जनरल की यही मतलब है। और कोई सवाल? जी सर। तो पहली चीज आपने देखी मैथड्स और एट्रीब्यूट, क्लास, ये सारी चीजें का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव हुए। हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या फर्क है? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम रखना चाहते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स, उसको हम क्लास वेरिएबल या फिर क्लास एट्रीब्यूट के बोल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इतना पीछे देख इसको कॉल करने का जो तरीका है वो सिंपल है कि पहले क्लास का नाम डॉट लगा के क्लास एट्रीब्यूट का नाम। तो हमारे पास कोई भी चीज एट्रीब्यूट जो होती है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं, सैम.नेम, सैम.एजुकेशन, सैम.ईमेल। लेकिन क्लास एट्रीब्यूट जो है वो हम डायरेक्टली क्लास के फॉरन बाद बनाते हैं। क्लास के फॉरन बाद हम दो तीन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट बनाते हैं क्लास में, इन्होंने स्पीशीज मुझे अगले क्वार्टर में बताएंगे। स्टूडेंट्स की बनाई। अभी भी सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। देखो ये डीप लर्निंग का कल किया था। डीप लर्निंग तक पहुंच गया। स्कूल में इन्होंने रखा ठीक है, ये सही बात है। अच्छा, एक और वो ले लें वहाँ पे अच्छा, नंबर ऑफ लर्निंग का एक पार्ट है ना डीप लर्निंग। मशीन से एडवांस हाँ, कल किया था। टोटल काउंटर कुछ नाम है इसमें वो टोटल कर लें। आगे जाके अच्छा बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि नेम और एज देता है, और उसके बाद वो क्या करता है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट, इसी के अंदर स्टूडेंट डॉट बिल्कुल परफेक्ट खुद को समझिए, खुद ही समझ लिया तो स्टूडेंट डॉट टोटल प्लस इक्वल 1। तो क्लास एट्रीब्यूट को कॉल करने का तरीका क्लास का नाम, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपके वेरिएबल का नाम। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? टोटल स्टूडेंट। तो हमारी क्लास का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट डॉट टोटल स्टूडेंट वेरिएबल का नाम प्लस इक्वल, पुरानी वेरिएबल में क्या कर देना, एक ऐड कर देना।
तो हमने जब भी कोई नया कंस्ट्रक्टर यानी चलता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये काउंटेड वैल्यू क्या करता जाएगा, एक ऐड करता जाएगा। और इसमें एक दफा कॉल होगा जब भी नया ऑब्जेक्ट बने, बस। तो अब इसके तहत अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S1 का एक स्टूडेंट S1 डॉट स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया। अब दोस्तों क्लास एट्रीब्यूट कॉल करने का तरीका क्या है, क्लास का नाम कितने बजे आए? दो तरीके, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, उससे पहले फोटो शूट हुआ था। और 1 घंटा लग नहीं इसमें क्या किए, 3 दोनों बजे एक क्लास तरीके थी। से कॉल किया ना, क्लास डॉट स्कूल नेम, मैंने यार कहाँ है यार? ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल नेम, दोनों चलाएं। 3 सवा 3 ही आ गया था ना। अच्छा लेट आ गई। तो सवाल मैंने जानबूझ के लेट आया था। मैं आ सकता ठीक हूँ है, उस टाइम। ये तमाम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 2 3 आप स्टूडेंट 1 2 3 बनाने हैं। टाइम पे होता अच्छा 2 बजे है ना, स्टूडेंट 1 से ये चीज कॉल करें, 2 से दो क्लास में क्या हो रहा है? यही हुआ था पाइथन डायरेक्टली तो नहीं नॉट करते हैं। देखा दोस्तों, सारा सब तो लैंग्वेज दो तरीके हमारे पास मौजूद उससे हैं। अच्छे तरीके से पहला तरीका क्लास का नाम और फिर क्लास का वेरिएबल। क्लास से बाहर भी से कॉल होता है और क्लास के अंदर भी इसी तरह कॉल होता है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि यार इस तरह सिनेरियो कहां पे आता है। आप स्कूल में लाइक कोई सी क्लास में थे, बचपन सबको याद है स्कूल का, पाइथन पे गई। तो होता क्या है, एक घड़ी आधे पे देंगे, टाइम आपके पास में मौजूद है, और एक घड़ी जो है वो क्लास में लगी हुई है, वो क्लास टाइम है। अच्छा, आपका पीरियड कोई भी चेंज होता है, कोई भी ब्रेक होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कौन से टाइम के मुताबिक होती है, जो आपके घड़ी है उसके मुताबिक या जो क्लास में लगी। अगर हमारे मुताबिक होती तो हम 2 घंटे 3 घंटे आगे गए तो जल्दी छुट्टी लेंगे, है ना। तो इसलिए क्लास का टाइम वेरिएबल, क्लास टाइम और स्टूडेंट का टाइम इंडिविजुअल टाइम। तो क्लास टाइम तमाम स्टूडेंट के लिए सेम है, स्कूल का नाम तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब के लिए ये 2 वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। और जो चीज आप चाह रहे हैं इंडिविजुअल वैल्यू उसको सेल्फ डॉट के साथ दें, डायरेक्टली कोई वेरिएबल बना दें तो क्लास वेरिएबल, और अगर आप क्या करें सेल्फ डॉट के साथ करें तो वो ऑब्जेक्ट के साथ मुंसलिक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसका फायदा देख लिया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, स्कूल में क्लास टाइम होता था, थोड़े से बड़े हुए मस्जिद जाने लगे तो मस्जिद में भी टाइम लगा हुआ होता है। जमात का टाइम, जो जमात खड़ी होती है क्या आपके मोबाइल के टाइम के मुताबिक होती, आप तो फिर वही 5 मिनट आगे करते हैं जल्दी से पढ़ी खड़ी है। तो आपकी जो जमात खड़ी होती है, जो मस्जिद में घड़ी लगी हुई है, जैसे ही जमात का टाइम होता है उसके मुताबिक जमात खड़ी होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सबके पास में वो एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन तमाम ऑब्जेक्ट के लिए जब भी टाइम पूछा जाएगा तो आप क्लास टाइम के एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत सुनेंगे में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। तो अब विरासत में जो भी चीज आपको मिले, इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है करवा सकते हैं पाइथन में, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप फिजिकल इनहेरिटेंस करवा दें, टैब मार इनहेरिटेंस विरासत में जो भी कुछ आपको मिले, आपकी जितने भी मेथड्स, खाना पीना चलना जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिए वो आपके वालिदैन का है, और आपके वालिदैन से वो इनहेरिट हुए आपके। तो आपके पास में हाथ पांव आँख मुंह, ठीक है, सारे जो भी अल्लाह ताला ने एक्शन और मेथड्स दिए इंसानों को, तो आपके माँ बाप के थ्रू आप तक इनहेरिट, और उनके पीछे हम मराठी देखें तो पूरे शरीर से वो इनहेरिट होते हुए डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती हुई आप तक पहुंची। तो इनहेरिटेंस जो चीज विरासत में मिली, तो विरासत में आपको तकरीबन सारी चीजें मिलती हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास। सही तो है यार, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो होवर करेगा
अच्छा, पेरेंट क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं, नेम, आई कलर, हेयर कलर। सेल्फ एग्जाम कीवर्ड कंस्ट्रक्टर में ये वाला कर ले नेक्स्ट, ये वाला करने आ गया। ये वैसे नाम ही है तो ये मसला नहीं है। अच्छा सी कैपिटल सी अच्छा ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, स्मॉल कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट आई कलर, नहीं कैप्स लॉक लगा हुआ। ये कैपिटल सेल्फ डॉट हेयर कलर डालना और बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। कैपिटल ही था ये भी स्मॉल है। मैंने किया है ठीक है दोस्तों, कुछ वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर से ले ली और कुछ एट्रीब्यूट हमने डिफॉल्ट दे दी कि भाई जो भी इंसान होगा उसके ब्लैक कलर हो, पेरेंट्स। अच्छा, अब एक और हम क्लास बनाते हैं चाइल्ड, रॉन्ग राइट ओपन क्लोज पेरेंट, ठीक है, और इसके अंदर पेरेंट क्लास आती है और इसकी कॉलन डाल के पास डालते हैं, बस सिर्फ पास। अच्छा, एक चीज नोट करें आसानी से समझने के लिए, आपने पेरेंट क्लास बनाई, उसके कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट्स बनाए, अब तो सिर्फ नॉर्मल एट्रीब्यूट्स बनाए, आप मेथड्स भी 3-4 बना सकते थे, वॉक का या स्पीड का एक दो मेथड बना दो, उसके लिए सिंपल मैसेज होगा, मेथड भी एक या दो बना दो, ठीक है, वॉक का बना दो, स्पीड का बना दो। स्पीड का बना दो, खाली नंबर नहीं। ओके दोस्तों, अब एक चीज नोट करें, खाने का, चलने का और आई कलर, नेम, हेयर कलर, 3 एट्रीब्यूट और 2 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, 2 या 3 कंस्ट्रक्टर को मिला के 3 मेथड्स है। अच्छा दोस्तों, अब हमने चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस कैसे होती है कि नई क्लास बनाते वक्त राउंड ब्रैकेट के अंदर जिस क्लास का नाम लिखेंगे वो पेरेंट क्लास, यानी राउंड ब्रैकेट में जिस क्लास का नाम लिखा है उसकी सारे के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट खुद ब खुद चाइल्ड क्लास में आ जाए। तो पेरेंट क्लास की जितनी भी मेथड्स और एट्रीब्यूट हैं वो खुद ब खुद इसमें इनहेरिट हो जाएंगे चाइल्ड। आप नोट करें, चाइल्ड का कोई भी एक मेथड या एट्रीब्यूट मैंने नहीं लिखा, उसमें सिंपल लिखा हो पास। हम चाहते बना भी सकते हैं, एक इसके अंदर आप करें एक मेथड बना लें, चाइल्ड के अंदर बनाना चाहें एक मेथड बना दें, कौन सा वॉच का बना दें, जो ठीक है, टीवी वॉच ऑफ डिस्प्ले लगाए प्ले। अच्छा, चाइल्ड ने 2 काम इजाफी इसके पास, बल्कि पेरेंट के पास सिर्फ 2 फंक्शन। अब एक काम हम करते हैं, हम बनाते हैं एक चाइल्ड का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। पेरेंट को हमें पता नहीं बन उसको कोई मेथड एट्रीब्यूट्स होंगे, इनहेरिटेंस वाले बनाते हैं। तो एक चाइल्ड का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, अच्छा इसमें क्या क्या पास किया है, ये इसके अंदर ना वही कंस्ट्रक्टर पास होगा, मतलब ऊपर क्या क्या कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जाती थी बाय डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्टर में जाती है नेम और आई कलर, ठीक है, नेम और आई कलर हमने डाल दिया, परफेक्ट। तो अब चाइल्ड जो है वाले कंस्ट्रक्टर का बाय डिफॉल्ट इसको इनहेरिट में मिला, आपने इसका जब कॉल किया एलिफ और आई कलर से पास किया चाइल्ड में। अच्छा, अब एक चीज करें, इसका कोड चलाएं, चाइल्ड 1 डॉट लगाएंगे, चाइल्ड 1 डॉट, अच्छा टैब। अब यहां पे नोट करेंगे दोस्तों, इंटेलिजेंस थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, डॉट लगा के फिर इंटेलिजेंस आती है। अच्छा नोट करें दोस्तों, आई कलर, हेयर कलर, ठीक है, की जबकि प्ले और वॉच का फंक्शन भी इसमें इजाफी आता है,
इसके पास अपना एक कलर नहीं, हेड कलर नहीं, नेम नहीं है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसको मिली है इनहेरिटेंस पेरेंट्स से। और दूसरी वाली जो चीज है, दो मेथड्स होते हैं ईट का और वॉक का, ये भी इसको मिला है विरासत में, इनहेरिटेंस। लेकिन दो जो इजाफी मेथड आपको दिख रहे हैं, वॉच टीवी और प्ले गेम, ये इजाफी। तो आपने इनहेरिटेंस करवाते हुए इससे क्या फायदा हो, पेरेंट की जितनी खुसूसियात थी वो खुद पहुंचाएगा, आपको उसके लिए दोबारा कोड नहीं लिखा। और जो चीज आपने इजाफी लिखनी थी वो इसके अंदर आपने लिखी। तो इनहेरिटेंस से कितना फायदा हुआ, हमने एक जनरल यूजर बनाया। भाई जनरल यूजर जो भी होता है वो लॉगिन होता है। अच्छा, अब जनरल यूजर के बाद हमने एक और स्पेसिफिक इसी से ड्राइव किया, लाइक एक है पब्लिक यूजर और एक है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ और मैनेजर होता है, उसका फंक्शन लॉगिन में चेंजेस होगी, और जो पब्लिक यूजर्स होते हैं उनके साथ कुछ और स्क्रीन शेयर होगी। तो आप ये काम कर सकते हैं कि पेरेंट जो फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी इनहेरिट करवा सकते हैं किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। वो कोड आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायरार्की बनती है पेरेंट चाइल्ड, तो कोई भी चीज पेरेंट में चेंजेस हो, चाइल्ड में चेंजेस हो, और उस हायरार्की के मुताबिक उसके बिलियंस मिलियंस यूजर्स हों, उन सब में चेंजेस हो जाए। तो सेंट्रलाइज अप्रोच से हम चीजों में चेंजेस करते हैं। एक ही क्लास में चेंजेस करने से उस क्लास के जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं सबके सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, चेंज हो जाएंगे। ये सब है इनहेरिटेंस, विरासत में सारी की सारी चीजें जो है हमें मिल गई चाइल्ड में। अच्छा मुझे बताएं, इनहेरिटेंस पेरेंट टू चाइल्ड मतलब हमने देखी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चाइल्ड से इनहेरिट हो चीजें पेरेंट्स से? ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल सही है, ऐसा होता ही रियल वर्ल्ड में नहीं होता, तो प्रोग्रामिंग में नहीं होता। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ये थी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी करवा सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसी को कहते हैं मदर फादर और चाइल्ड। इसकी कोई एग्जांपल जनरेटिव एआई से बनवा, अब कौन हम बार-बार क्यों लिख, अब तो लॉजिक समझिए ना। तो हम जनरेटिव एआई में कहते हैं कि 3 क्लासेस क्रिएट करेगा, मदर फादर एंड चाइल्ड, और उसके ऊपर हम लोग सिंपल एग्जांपल बनाएंगे। जो भी एग्जांपल देगा उससे हम देखते हैं। पूरा जनरेट हो रहा है, मैंने जेमिनी से बनाया है। अच्छा परफेक्ट, अब ऊपर आना और देखकर स्टार्ट करें। मदर की सिंपल क्लास बनाई, मदर ने और मदर का हैंडल, इनका एक फंक्शन है डिस्प्ले मदर इज परफेक्ट, वो मदर से पहले में चीजें प्रिंट कर रहा है। दूसरा फादर की क्लास बनाई, फादर के 2 एट्रीब्यूट्स हैं और एक और फादर का डिस्प्ले फंक्शन है, वही चीज जो भी हम करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। नीचे हम आते हैं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस 2 क्लास को करवाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है मदर कॉमा फादर। अब इसके अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्टर बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने सेल्फ इजाफी वर्ड और जो पैरामीटर आपको नए रखने हैं वो आपने रख लिए। इसमें चाइल्ड नेम, मदर नेम, हेयर कलर, फादर नेम और आई कलर। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट करें मदर डॉट माइनस माइनस एंड, मदर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ठीक है, यानी उसके जो एट्रीब्यूट है कंस्ट्रक्टर से जब आते हैं ना, तो इस वजह से उसके जो एट्रीब्यूट्स थे जो भी आपने वहां सेट किए वो हमें चाहिए, तो इस वजह से हमने मदर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया, तो उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनहेरिट। हमने यहाँ पे कहा मदर क्लास इनिट सेल्फ वही इजाफी पैरामीटर, और उसके बाद मदर ने हैंडल कंस्ट्रक्टर कॉल। इसका फादर को भी क्या कॉल किया दोस्तों, कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं
उसका कंस्ट्रक्टर जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे आ गए। और चाइल्ड का एक इजाफी हमने क्या ऐड किया दोस्तों, एट्रीब्यूट चाइल्ड। फिर इसी तरह हमने एक चाइल्ड का इजाफी फंक्शन बनाया है, वो क्या है, चाइल्ड डिस्प्ले इनपुट, डिस्प्ले चाइल्ड, चाइल्ड की डिटेल उसका नाम। अच्छा, सेल्फ डॉट डिस्प्ले मदर, तो डिस्प्ले मदर जो है इसके अंदर जो डिस्प्ले मदर का फंक्शन है, तो डिस्प्ले मदर इन्फो कहां से आ रहा है, ऊपर का स्ट्रक्चर कॉल हुआ है, इनहेरिटेंस हुई है। इनहेरिटेंस की वजह से इसकी मदर और फादर के तमाम मेथड्स और एट्रीब्यूट्स इसमें आ गए। इस वजह से हमने कहा सेल्फ डॉट क्या है, डिस्प्ले मदर, सेल्फ डॉट फादर डिस्प्ले इन्फो। और इसी तरह एड के अंदर सेल्फ आप अपना ही इन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे लिख जाए आपने जो फंक्शन बनाया, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का नाम, उसके बाद क्या है, चाइल्ड की मदर नेम, जो एट्रीब्यूट्स थे उनके आई कलर और वो एट्रीब्यूट देखने कहते हैं, कैसे लेते हैं जाते हैं, चाइल्ड नेम, मदर नेम, हेयर कलर, फादर नेम, आई कलर, ये पैरामीटर पास किए। और मैंने अब फंक्शन कॉल किया है चाइल्ड डॉट डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो। तो इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर इसकी मदर के और फादर की डिटेल भी है और इसकी अपनी डिटेल भी। जब इस फंक्शन को चलाते हैं देखिए क्या होता है, इस चाइल्ड के पास अपने फादर के और अपनी मदर के जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इनहेरिट। एक इंपॉर्टेंट चीज हम चेक करते हैं, दोनों के अंदर सेम एट्रीब्यूट है मदर और फादर में, क्योंकि दो चीजों से इनहेरिट हो गया। आई कलर फॉर एग्जांपल फादर के पास भी है, आई कलर फादर के पास भी, तो आपके पास किसका आई कलर आएगा वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए मदर और फादर में कोई सेम एट्रीब्यूट है, आई कलर नहीं, तो एक जरा आई कलर में एट्रीब्यूट पर भी बना और इसकी वैल्यू कर देगा ब्लू कलर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे वालदा की आई कलर हम यहाँ पे पास करना, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें, ब्लैक कर दें, ऊपर से आई कलर हटा ये जो हम ऑलराइट करवा रहे हैं, ठीक है। और कहीं इसको प्रिंट करवाने तो उसको भी हटा दें, इसको यहाँ रहने देते हैं, प्रिंट हो जाएगा, कॉल करते वक्त पास नहीं होगा करंट, ठीक है। नीचे भी हटा दें। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, फादर के पास है ब्लू आई कलर और एक दफा नोट करें फादर के पास कौन है, मदर के पास ब्लू, फादर के पास ब्लैक, बिल्कुल सही। आई कलर की बात हो गई। अब नीचे माने जब इनहेरिटेंस करवाई तो इसके अंदर जो पोजीशंस है वो मैटर करती हैं। आपकी पहली लेवल पे कौन है, मदर, और दूसरे लेवल पे क्या है, फादर। तो जो लेवल एंड में होगा उसकी इनहेरिटेंस ज्यादा आपके ऊपर चांसेस। तो सेकंड लेवल पे कौन सी इनहेरिटेंस, फादर। अच्छा, लेकिन फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त आपने पहला कंस्ट्रक्टर किससे कॉल किया, फादर को, और दूसरा नहीं, पहले किसका, मदर को, दूसरा किसका है, फादर। तो जिसका लेवल बाद में होगा वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है चाइल्ड का आई कलर। अच्छा, चाइल्ड डॉट आई कलर देख रहे हैं आप फ्रेंड में, चाइल्ड डॉट आई कलर। अब जो है चाइल्ड डॉट आई कलर क्या है, क्या है, जो फादर का या मदर का, जी क्या आना चाहिए, फादर का। चेक कर लें, ठीक है। तो इनहेरिटेंस की सीक्वेंस से आपको समझ आ गई कि पेरेंट क्लास की तमाम चीजें इनहेरिट हो जाती है, विरासत में मिल जाती है चाइल्ड। लेकिन अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो जो सबसे आखिरी में चीज इनहेरिट हुई है उसकी चीज भी ओवरराइड होती है। कंस्ट्रक्टर में जो लास्ट वाली परफॉर्म होती है तो ब्रैकेट में कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, वो तो आपको पोजीशन अक्सर हम उसमें नहीं करते, तो फिर जो एंड पे करें जो भी एनी पोजीशन हो, चाहे वो राउंड ब्रैकेट में हो या फिर आपकी कंस्ट्रक्टर डिजाइन में।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 बुनियादी अरकान, 4 सतून, 4 पिलर्स, जिस तरह दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 अरकान हैं, 4 सतून हैं, 4 पिलर्स। पहले पिलर का नाम है इनहेरिटेंस, जो आप लोगों ने देखी। कोई भी चीज आप विरासत में एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर सकते। दूसरी चीज होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन बिहेवियर। आपका कोई भी ऐसा फंक्शन जो विद इन क्लास हो या पैरेंट टू चाइल्ड क्लास में हो, सेम नाम का फंक्शन, तो कोई भी एक सेम नाम का फंक्शन मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करने लग जाए तो उस मल्टीपल बिहेवियर को परफॉर्म करने को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपको याद है हमने स्टडी के साथ अनलिमिटेड पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया, तो आपका वो फंक्शन एक पैरामीटर दो या 100 पैरामीटर दो, मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी एक फंक्शन अगर सेम क्लास में, कीवर्ड याद रखिएगा, सेम क्लास, विद इन क्लास, अगर मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करे, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब है मोर देन वन बिहेवियर परफॉर्म करे। सेम क्लास में पॉली हो यानी पॉलीमॉर्फिज्म हो, उसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। और पेरेंट से चाइल्ड के अंदर सेम नाम का फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म करे यानी मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करे, उसको कहते हैं ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि सेम क्लास में हो, मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करे एक ही फंक्शन, तो वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग। और पेरेंट और चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड में आपके कोई सेम फंक्शन मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करे तो उसको क्या बोलेंगे? ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग और दूसरी चीज क्या है? ओवरराइडिंग। इसकी एग्जांपल लेते हैं। बोलने का फंक्शन जो फंक्शनैलिटी है विरासत में कासिम को उनके वालिद से इनहेरिटेंस हो। अच्छा, मेरे वालिद भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, तो बोलने का फंक्शन मेरे पास आ गया। उनकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी में फर्क है, तो फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई है बोलने की पेरेंट से चाइल्ड में, तो ये मुझे बताएं ये पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग होगी या ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग। क्यों? क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड में सेम फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंज है, नाम वही है बोलने का फंक्शन स्पीक, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज है। तो कोई भी थोड़ी सी चेंजेस हो पेरेंट और चाइल्ड के सेम नाम के फंक्शन में, वो कहलाता है ओवरराइडिंग। अच्छा, अब मेरे पास बोलने का फंक्शन, बोलने के फंक्शन में मैं मीडियम जो इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश या उर्दू, तो अब यहाँ पे जो मैं मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपसे उर्दू में भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं आपसे उर्दू में बात करूँ या फिर मल्टीपल बिहेवियर हो, तो सेम क्लास के अंदर बोलने के फंक्शन में बिहेवियर मेरा चेंज होता है। ये एग्जांपल किसकी होगी? तो उर्दू में बात करना, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या चाइनीज में बात कर रहे हैं, या जापानीज में बात कर रहे हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की कौन सी एग्जांपल होगी? ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आप 3-4 लैंग्वेजेस जानते हैं। ओवरलोडिंग और वालिद से बोलने का जो भी आपका फंक्शन आपको मिला, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी चेंज है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज है, तो वो ओवरराइडिंग का। तो ये सिंपल है, अच्छा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको यहीं रखते हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो काम है जनरेटिव एज अ बेताशा से एग्जांपल जनरेटर वाली का मेंशन कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है एनकैप्सुलेशन। सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूँ, फिर हमें दोनों एक्सपर्ट चलाएंगे। एक और हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुल कैप्सूल से लिखा है। कैप्सूल के अंदर जो भी चीज फॉर्मूला है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? तमाम लोगों के नहीं कर सकते ना। जो भी आपको कैप्सूल मिलता है उसका फॉर्मूला एक कंपनी बनाती है, अगर उस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करनी है तो एमओए मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपने उस पर रिसर्च करना होगी, फिर अपने रिसर्च लेके जाना होगी, और जो भी आपकी ड्रग्स के ऊपर अथॉरिटी है वो रिसर्च में शो करना पड़ेगा, फिर जो फॉर्मूले में चेंजेस है वो करेंगे, अप्रूव होगी, और उसके बाद जितनी भी मेडिसिन कंपनी है वो उस फॉर्मूले में चेंज करेगी।
ठीक है। तो ड्रग्स डिस्कवरी के लिए पूरा एक मैकेनिज्म आप चेंज नहीं कर सकते, हर पब्लिक यूजर चेंज नहीं कर सकता। अभी जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स बनाए ना दोस्तों, नेम, आई कलर, हेयर कलर, कोई भी बंदा चाइल्ड वन डॉट आई कलर इज इक्वल टू येलो चेंज हो जाए, ये तो प्रोटेक्शन है। हम अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को किसी को भी दोनों में से अगर प्रोटेक्टेड बना दें, प्राइवेट कर दें कि कोई भी बंदा इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास इस्तेमाल ना कर पाए, इसको प्रोटेक्ट कर दें या प्राइवेट कर दें, तो किसी भी चीज को प्रोटेक्टेड करने को या प्राइवेट करने को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन आपके मेथड्स या एट्रीब्यूट को क्या कर देना, सिक्योर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूजर नेम पासवर्ड है फेसबुक का, मुझे बताएं मैं आपको यूजर नेम डॉट पासवर्ड और इज इक्वल टू abc123 कर दूं, हो जाए? तो वो आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, प्रोटेक्टेड। अगर मुझे आपका यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना है तो आपकी यूजर नेम पासवर्ड का लॉगिन का जो प्रोसेस है कि आपको यूजर नेम डालूं, प्रॉपर पासवर्ड डालूं, ओटीपी आएगा वो डालूं, फिर जाकर मैं उसको चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकता। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप सिक्योर करना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड करने के अमल को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। और इसके लिए सेटर गेटर फंक्शन हम बनाते हैं। सेटर से कॉन्सेप्ट है जिससे वैल्यू को अपडेट कर सकें, गेटर जो वैल्यू उसके अंदर है उसको हासिल कर सके, तो सेटर गेटर फंक्शन से कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आखिरी है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कितने लोगों को पता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? कोई भी हाथ नहीं, हाथ एक ने तो उठाए, अच्छा एक ने ही हैंड रेस किया बस, और कोई दो लोगों ने हैंड रेस किया। और कौन कौन आके बता सकता है, दिल चाह रहा है हम आके बताएं। इन्होंने ग्लासेस से लगाए हुए, आप आए बताएं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है हाइडिंग कर देना कॉम्प्लेक्स चीजों में जो कि यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आईपी एड्रेस है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, यूजर को अगर वो वेबसाइट विजिट करता है अप्रिशिएट करते हैं यहाँ तक आने की लिटरली बहुत मत चाहिए होती है फर्स्ट टाइम, और जब आ जाए ना आपको बोलना आ जाए फर्स्ट टाइम आप डरते हैं, और जब बोलना आ जाए फिर जो आपको माइक देखना होता है माइक कैसे माउस लिटरली ये सच बता, तो जब आप बोलते हैं तो बोलना स्टार्ट कर दो, इतना बोलते हो कि सामने वाला बोलता है वापसी कैसे मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसी क्लास जो रियल क्लास में उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मौजूद नहीं, डायरेक्ट मौजूद। फॉर एग्जांपल यहाँ जितने इंसान बैठे हैं दो क्लास से बिलोंग करते हैं और वो क्लास है मेल और फीमेल। अच्छा, अब इस चीज पे सब मुत्तफिक हैं कि हम मेल और फीमेल ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही एक और लेवल ऊपर जाते हैं तो हम मैमल क्लास से बिलोंग करते हैं, एक और लेवल ऊपर जाते हैं तो हम एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं, एक और लेवल ऊपर जाते हैं तो हम लिविंग भी। तो हमारी ये पूरी हायरार्की, हम एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम मैमल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन याद रखिए जाए कि जितनी भी जनरलाइजेशन की जनरल चीजें थी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखी जाती है। ऐसी क्लास जो कि आपकी क्लासिफिकेशन में तो हमने लिख दी कि जनरल मैटर्स और प्रॉपर्टीज, लेकिन उसका रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट नाम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम। मुझे पता है ह्यूमन क्लास का आपने जिंदगी में कोई ऑब्जेक्ट देखा है डायरेक्ट, मेल और फीमेल देखते हैं ना, ह्यूमन और कोई चलता हुआ नजर आए, ये ह्यूमन, ऐसा तो नहीं है। एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास में कोई ना कोई उसकी सब वैरायटी होगी, रेप्टाइल होगा या मैमल्स होगा, तो एनिमल क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कि डायरेक्टली मैं कहूँ कि यार ये जो चीज है इसको एनिमल क्लास बोलते हैं।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने देखे, मैमल क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, एनिमल क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिविंग थिंग का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, ये सारी की सारी मैटर्स और प्रॉपर्टीज है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लेवल में इनका रियल वर्ल्ड में समझने के लिए तो है, लेकिन रियल वर्ल्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट के तहत इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जो भी आपकी लो लेवल क्लास है, उनकी जितनी जनरल चीजें होती हैं उनको एक लेवल पैरेंट बना के एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाए। यानी हम मेल और फीमेल के लिए कोई फंक्शनैलिटी सिस्टम बना रहे हैं, तो हमारे जितने सिमिलर मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक ह्यूमन क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के लिख दिया जाए। मेल फीमेल देख सकते हैं, खा सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सारे के सारे मेथड्स हमारे 90% क्या है, सेम। इजाफी मेथड्स क्या है कि लड़के बहुत कम बोलते हैं और लड़कियां बिल्कुल कम बोलती हैं, ठीक है, सब एक साथ करते हैं। लड़के शरारतें ज्यादा करते हैं और लड़कियां बहुत ही शरीफ होती हैं, ठीक है। तो मींस ये मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मेल और फीमेल में इंडिविजुअल इजाफी हैं, और उनके जो जनरल मेथड एट्रीब्यूट्स हैं वो ह्यूमन क्लास में हम जनरल लिखते हैं। लेकिन ह्यूमन क्लास का डायरेक्टली दुनिया में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, फीमेल और मेल क्लास का ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो अमीन एंड हमजा ऑलरेडी जी ब्रेक बोलो नमाज पढ़ जाएंगे बोल। अबे भाई नमाज पढ़ा हो जाएगी, मगरिब की अज़ान हो जाएगी। अब तो 6 बजे तो मगरिब की अज़ान है यार। आप बोल तो दो, आप सही बोल देते हो, बोलो क्या हो गया। वो कोड लिखेंगे जो भी बताओ उसमें क्या चीजें करनी जानी चाहिए। तो एक जो गारंटी स्ट्रक्चर बना के दिखाएं कि ये आपके पास जनरल चीजें जो कि गूगल के लिए ऑपरेट की, उसको आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख दिया, लेकिन जो चेंजेस हैं उसको गूगल जेमिनी और गूगल में और ओपनएआई का अलग अलग है। हेल्पर फंक्शन वाला बिल्कुल किया था। नहीं, इसमें थोड़ी चीजें नहीं, सारी चीजें इनहेरिट होंगी। आप सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो जनरलाइजेशन के लिए, और उसको इस्तेमाल करने के लिए लास्ट में इसको इनहेरिट करवाना पड़ेगा। लेकिन वो डायरेक्ट उससे किसी कोई काम नहीं, उसको इनहेरिट करवा के इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, तो अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। नमाज बहुत कभी भी रोक सकता, मैंने कब रोका, चाहे नमाज पढ़ रहे हैं आपको जल्दी से। कितनी देर का ब्रेक? 10 मिनट का। 10 मिनट के टाइम वैसे कम है। थैंक यू सर। फिर हम उसके बाद एंड में एक फोटो सेशन वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। आपसे पहले वाले ग्रुप का हमने किया था, आप वाले ग्रुप का क्या बात कर रही है, ताकि 2 अलग अलग वीडियो आए। तो जल्दी से आप लोग नमाज पढ़ के आ जाएं ताकि हम